with clarity and cohesion. We must work with discipline and timelessness to respond quickly in this fast-paced age. Above all, we must be ready to put aside our personal expectations, make sacrifices, and work with unity and a sense of common purpose. Today, let us all remind ourselves of the battles our party has won in the past, and prepare ourselves to come for the battle to come. Let us remember victory for the party, victory for the country, is victory for the country and every one of us. And every one of us. Jai Hind. Thank you. Jai Hind. जरा जोर से हो जाए, जरा जोर से सोनिया हो जाए। गांधी, सोनिया गांधी, और जोर से, सोनिया और जोर से। गांधी, सोनिया गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी सीनियर नेता अंबिका जी को कि वो आएं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन है, संवैधानिक प्रस्ताव, उसको पेश करें। आदरणीय अंबिका सोनी जी। सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, हमारे महामंत्री वेणुगोपाल और श्रीमती प्रियंका गांधी जी, मंच पर बैठे सम्मानित स्टीयरिंग कमेटी और सब्जेक्ट्स कमेटी के सदस्यगण और सामने बैठे मेरे हम साथी कांग्रेस के प्रतिनिधिगण, मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया एक ऐसी कमेटी का जो कांग्रेस के संविधान में हम किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ सकते हैं। इस कमेटी में वेणुगोपाल जी, सुरजेवाला जी, मुकुल वासनिक, अभिषेक सिंघवी, जितेंद्र सिंह, अजय माकन और बहुत से नामी नेता हैं आज के। मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहती, लेकिन सबकी राय ये बनी कि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग राहुल जी के साथ आकर अपनी उन्होंने शरीकत उसमें जमाई, उसमें अपनी हिस्सेदारी जमाई भारत जोड़ो यात्रा में, वो कौन थे? गरीब, आदिवासी, जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, महिलाएं, बच्चे। तो हम लोगों ने ये सुझाव दिया, हम सबका सामूहिक जो सुझाव था कि जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण था या जो 20-25% SC, ST और OBC के लिए सुरक्षा था, तो हमने राहुल जी की यात्रा को सामने रखते हुए उसको 50% किया। जैसे आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता बढ़ती जा रही है और हमारे सदस्यों, इस कमेटी के सदस्यगण का ये सुझाव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग PCC में आना चाहते हैं, AICC में आना चाहते हैं और CWC में आना चाहते हैं। तो एक प्रोविज़न रखा गया है जो आपको विस्तार से कमेटी के संयोजक रणदीप सिंह सुरजेवाला समझाएंगे और आपसे बताएंगे। हमने उसके लिए भी इस प्रस्ताव में जगह रखी है। मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहती, उम्र का तकाजा भी है, 55 साल कांग्रेस में भी बिता दिए हैं, तो मैं आपके सामने ये प्रस्ताव पेश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे कुलीग इसका अनुमोदन करेंगे और आप सबकी इजाज़त से रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैं अपना स्थान देना चाहती हूँ।
परम श्रद्धेय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, एक ऐसी शख्सियत जिसने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया, युवाओं को उत्साह दिया, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, स्टीयरिंग कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, पीसीसी और एआईसीसी के सभी डेलीगेट्सगण, आदरणीय अंबिका सोनी जी की अध्यक्षता में देश की जनभावना के अनुरूप, कार्यकर्ताओं की जनभावना के अनुरूप कांग्रेस संविधान में 85वें महाअधिवेशन में छोटे और बड़े 85 संशोधन हमने किए। आज जब देश पर संकट के बादल हैं, घनघोर अंधियारा है और भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीद की एक नई किरण निकली है, तो कांग्रेस का संविधान भी उसको प्रतिबिंबित करे। और इसीलिए 6 बड़े संशोधनों की आपसे एक एक लाइन में मैं चर्चा करूंगा, पर 4 लाइनों से शुरुआत करूंगा। राहुल जी की ओर से, समूची कांग्रेस की ओर से देश से आह्वान है कि तुम्हें ख्याल हो मेरा तो मेरे साथ चलो, तुम्हें ख्याल हो मेरा तो मेरे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, मैं रोशनी की तलाश में निकला हूं, बुला रहा है सवेरा, मेरे साथ चलो। साथियों, पहला संशोधन है, जैसा आदरणीय अंबिका जी ने कहा, सामाजिक न्याय की क्रांति का आगाज। देश की जरूरियात के मुताबिक कांग्रेस ने लगातार अपने आप को बदला है और इसीलिए इस कमेटी ने यह प्रपोज किया है, जिसे स्टीयरिंग कमेटी ने अनुमोदन किया है, कि समाज के अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए डेलीगेट्स, एआईसीसी डेलीगेट्स, पीसीसी डेलीगेट्स और सभी पदों पर 50% आरक्षण किया जाए, जो इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय खड़गे साहब, विशेष तौर से राहुल जी, प्रियंका जी लगातार महिलाओं की, युवाओं को के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। इसलिए पूरे 100% में 50% जो रिजर्व है और 50% जो अनरिजर्व है, दोनों में 50% 50 साल से कम के नौजवान और महिलाओं की भागीदारी होगी। ये अपने आप में एक नए इतिहास की संरचना कांग्रेस पार्टी ने की है। और इसके लिए वो शख्सियत जो बैठे हैं इस मंच पर, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, इसका श्रेय उनको जाता है। साथियों, आधुनिकता के साथ कदम ताल फैलाने का हमने निर्णय किया है। डिजिटल मेंबरशिप तो इंट्रोड्यूस कर दी थी, पर 1 जनवरी 2025 से अब कांग्रेस में पेपर मेंबरशिप नहीं होगी, केवल डिजिटल मेंबरशिप होगी और डिजिटल रिकॉर्ड होगा, यह निर्णय किया गया है। तीसरा संशोधन, संगठनात्मक दृष्टिकोण से पार्टी को सुसंगठित करने के लिए एक नया रचनात्मक कदम उठाया है। बूथ तो हमारा यूनिट रहा ही है, पर स्पेसिफिक तौर से बूथ कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी, शहरों में वार्ड कांग्रेस कमेटी, इंटरमीडिएट कांग्रेस कमेटी, उसे आप जनपद कमेटी बुलाएं, मंडल कमेटी बुलाएं, वो प्रदेश कांग्रेस का निर्णय है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अब कांग्रेस की ये इकाइयां होंगी। ये संशोधन किया गया है। चौथा संशोधन, आज के बदलते समय के अनुसार प्रगतिशील तरीके से कांग्रेस ने खुद को हमेशा बदला है। कांग्रेस के फॉर्म में खड़गे साहब ने, राहुल जी ने कई बार हमें कहा कि उसमें थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर की कोई चर्चा नहीं, तो पहली बार हमने उसके अंदर उसे जोड़ा है। उसके साथ साथ पिता का नाम तो लिखा जाता था, पर मां का नाम नहीं लिखा जाता था, तो मां का नाम भी लिखा जाएगा, पत्नी का नाम भी लिखा जाएगा। ये सारे फॉर्म्स के अंदर संशोधन किया गया है। 5वां संशोधन, स्वर्गीय राजीव जी ने सपना देखा था और लागू कर दिखाया पंचायती राज संस्थाओं का।
कांग्रेस के चुने हुए सदस्य हैं, पंचायती राज संस्थाओं के, स्थानीय निकायों के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, मार्केटिंग सोसाइटीज के। कांग्रेस पार्टी ने इसलिए संशोधन किया है कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, हर स्तर पर जहां जहां कांग्रेस के चुने हुए सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, नगर पालिका और कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हों, वो ब्लॉक, डीसीसी और पीसीसी के ऑटोमेटिक डेलीगेट्स चुने जाएंगे। उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। और पांचवें और छठे संशोधन की आखिरी की मैं चर्चा करूंगा, सदस्यता से सशक्तिकरण की ओर। जैसा आदरणीय अंबिका जी ने कहा, अब तक 8 पीसीसी डेलीगेट पर एक एआईसीसी मेंबर चुना जाता था। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, एआईसीसी के सदस्य बढ़े, प्रांत बढ़े, तो ये निर्णय किया गया है कि अब 6 पीसीसी डेलीगेट पर एक एआईसीसी मेंबर चुना जाएगा और एआईसीसी मेंबर्स की संख्या भी लगभग 1240 से बढ़कर 1653 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो कॉप्टेड मेंबर हैं, वो 15% ऑफ इलेक्टेड मेंबर थे, उसे भी 25% कर दिया गया है ताकि अनरिप्रेजेंटेड सेक्शंस को जिम्मेवारी मिल सके। अगर ये दोनों बदलाव हैं तो कांग्रेस कार्य समिति में बदलाव स्वाभाविक है। कांग्रेस कार्य समिति की संख्या 23+2 पर निर्धारित थी। क्योंकि अब एआईसीसी के सदस्य बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, मेंबरशिप बढ़ी, तो अब यह सुझाव दिया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 35 सदस्य होंगे, जिसमें से 50% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, यूथ और विमेन के लिए आरक्षित होंगे। वहां और कोई नहीं चुना जा सकता। और यह भी निर्णय किया गया है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा में नेतागण, वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन के साथ साथ और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। मैं आदरणीय अंबिका जी और की ओर से इस हाउस को अनुरोध करता हूं कि इन प्रगतिशील संशोधनों को अपना अनुमोदन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो अंबिका जी ने रेजोल्यूशन मूव किया है और रणदीप जी ने जिसे समर्थन दिया है, इस रेजोल्यूशन को हम सब इस हाउस की चर्चा के लिए अनुमोदित करने के लिए अपना हाथ खड़ा करके समर्थन देंगे। बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा राजनीतिक प्रस्ताव, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई सुखविंदर सिंह जी को कि आएं और अपना प्रस्ताव रखें। सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष खड़गे साहब, सम्मानित पूर्व कांग्रेस की अध्यक्षा, हमारी प्रेरणा स्रोत श्रीमती सोनिया गांधी जी, सम्मानित पूर्व के कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, सम्मानित इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानित मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी महासचिवगण, मंच पर विराजमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी नेता, देश के कोने कोने से आए हुए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, एनएसयूआई के सदस्य, युवा कांग्रेस के सदस्य, महिला कांग्रेस के सदस्य और सेवा दल के सभी सम्मानित सदस्य। सबसे पहले तो मैं श्री खड़गे साहब को, जब आप अध्यक्ष बन रहे थे और श्रीमती सोनिया गांधी जी पदभार मुक्त हो रही थी,
हिमाचल प्रदेश में चुनाव चला हुआ था। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से और खड़गे साहब के दिशा निर्देश से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में थे। जब हमने उनसे अनुरोध किया तो वो यात्रा बीच में छोड़कर नहीं आ सकते थे। हमने श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध किया। प्रियंका जी ने कहा, मैंने कहा, हमारे सभी कांग्रेस जनरल, जिसमें प्रदेश की अध्यक्षा भी थी, सबने श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध किया कि आपका पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई घर नहीं है, आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में घर है, आप कृपया करके इस चुनाव प्रचार में हमें दिशा दीजिए। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमारे चुनाव प्रचार की कमान संभाली, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई गई, उसमें मुख्य श्रेय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, इसकी जीत बड़ी है। हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी 97% है, 97% है। राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हमने जब ये देखा, एक रणनीति बनी कि किस प्रकार जो हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसको इसी प्रदेश में किस प्रकार से हमें चुनावों में शिरकत देनी है। प्रियंका गांधी जी ने दिशा निर्देश तय किए और आज उस 97% हिंदू विचारधारा को कांग्रेस की इंसानियत की विचारधारा ने हराकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया है। आज सुबह एक पत्रकार महोदय मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे, कह रहे थे कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या कांग्रेस को कितना फायदा होगा और क्या राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने उन पत्रकार महोदय का सवाल सुना। मैंने कहा, राहुल गांधी जी की भावना को सोचो, देखो, परखो। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं। उनके परिवार ने तो इस देश को प्रधानमंत्री दिए हैं। और जब राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते तो 2009 में जब श्री मनमोहन सिंह जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनसे कहा था, आप आइए और आप प्रधानमंत्री की कुर्सी का पद संभालिए, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं प्रधानमंत्री का कुर्सी का पद नहीं संभालूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करूंगा। ये तो वो परिवार है। जब सोनिया गांधी जी को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में लाखों एमपी संसद सदस्य कह रहे थे कि आप उठिए, देश के प्रधानमंत्री की कमान संभालिए, उस समय सोनिया गांधी जी ने सिर्फ ये कहा कि मुझे एक रात सोचने का वक्त दीजिए। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस देश की प्रधानमंत्री का जो उनको सहयोग था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, आप याद कीजिए कि उस रात मैडम सोनिया गांधी के मन में किस प्रकार के विचार आ रहे होंगे। क्या मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनूं? लेकिन अगले दिन आकर उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं इस देश के सभी सांसद सदस्यों का सम्मान करती हूं, मैं हिंदुस्तान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन की भावनाओं का सम्मान करती हूं, मैं इस प्रधानमंत्री के पद का त्याग करती हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के रूप में इस देश की सेवा करूंगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए
सत्ता में रहने के लिए आंदोलन करती है, यात्राएं करती है, राहुल गांधी जी उसके प्रेरणा स्रोत है। क्या जरूरत पड़ी थी राहुल गांधी जी को कि 3,500 किलोमीटर की यात्रा वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक करे? आज जब हम पक्की सड़क पर चलते हैं तो 10 किलोमीटर बाद भी पैरों में छाले पड़ जाते हैं, चलने की क्षमता खो जाती है। वो तो देश के प्रधानमंत्री के बेटे हैं थे, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पोते थे। क्या जरूरत पड़ी, क्यों चले वो अगर देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते तो 2009 में बन जाते। नहीं, उनकी भावना और उनकी सोच को हम सब कांग्रेस सलाम करते हैं कि उनके मन में सोच आई कि इस समाज में इंसानियत कमजोर होती जा रही है, हिंदुस्तान के समाज में भाईचारा कमजोर होता जा रहा है। तो मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने देश की सेवा को सर्वोपरि रखा है, देश के लिए कुर्बानी होने के लिए सर्वोपरि रखा है। तो मुझे मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते मुझे इस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। और उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा की चली। मैं राहुल गांधी जी की भावना की इस बात के भी लिए कदर करता हूं कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, एनएसयूआई की राजनीतिक जीवन से आगे आया। राजीव गांधी जी ने मुझे एनएसयूआई का राज्याध्यक्ष बनाया और जब हमें राज्याध्यक्ष बनाया उस समय देश के युवाओं को एनएसयूआई की मांग पर, राष्ट्रीय छात्र संगठन की मांग पर, इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए 18 साल का वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने इस देश के युवाओं को दिया। ये क्यों दिया? ताकि देश का लोकतंत्र मजबूत हो। उसी समय इस देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जहां महिलाएं, उस समय के जो नेता है यहां मंच पर बैठे होंगे, लंबा घूंघट पहने रहती थी। राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संशोधन करके महिलाओं को पहले उसमें 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से 33% का आरक्षण किसी पार्टी की नेता और किसी पार्टी के नेता ने दिया, वो राजीव गांधी जी थे। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी के अथक प्रयासों से पंचायती राज संस्थाओं में आज महिलाओं को 50% का आरक्षण किसी पार्टी की सरकार ने दिया। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार थी। ये बदलाव समाज में परिवर्तन के बदलाव है, ये बदलाव इस देश में नई सोच का बदलाव है। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज एक सामान्य परिवार से राजनीति करके मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। हमने वादा किया था, प्रियंका गांधी जी एक छोटे से डेपुटेशन के पास हमारे सरकारी कर्मचारियों के पास गई और कहा, अगर कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है तो जिन सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उन सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनों को एवं अधिकारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। हमारी पहली कैबिनेट हुई, हमें पता था देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 8,000 करोड़ रुपया हमारा उनके पास फंसा है। हमने बजट का प्रावधान करवाकर जिन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने इस देश में और इस प्रदेश की विकास गाथा लिखी, उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया ताकि वो 60 वर्ष के बाद अपनी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत कर सके। ये हमारी सरकार की कमिटमेंट थी। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी बहुत महान विचारधारा है, हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। जब देश में सुई तक नहीं बनती थी, देश ने 6 प्रधानमंत्री दिए। इस देश में जब देश आजाद हुआ, सुई तक नहीं बनती थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच से बड़े बड़े बांध बड़े, भाखड़ा बांध उसका सबसे बड़ा सबूत है।
जब हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात करते हैं और सामने रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखें, जहां देश को बनाने की जरूरत पड़ी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बलिदान दिया। कांग्रेस पार्टी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक सुबह का नाश्ता करके जब वो घर की चौखट से बाहर निकली, उन्हें ज्ञान भी नहीं होगा कि देश के आतंकवादी उनके छाती में 36 गोलियां दाग देंगे। उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जय हिंद। राजीव गांधी जी देश की राजनीति में नहीं आना चाहते थे, उन्हें कांग्रेस जनों ने देश की राजनीति में लाया। और जब 5 साल बाद देश के आतंकवादियों ने उन्हें बम से उड़ा दिया, किसी को यह ज्ञान नहीं था उनका धड़ कहां गिरा, उनका सिर कहां गया। ये वो राजनीतिक परिवार है जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए जिन्होंने देश की आजादी के बाद इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। यही छत्तीसगढ़ शहर है जहां हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने, सीएलपी लीडर ने, उन्हें नक्सलवादियों ने बम से उड़ा दिया। वो सिर्फ देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते गए। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसका इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसका इतिहास त्याग से भरा पड़ा है। हमें इस बलिदान और त्याग के इतिहास को साथ लेकर आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो देश को बांटने वाली नीतियां हैं, उसका जवाब 2024 में हम तभी दे सकते हैं जब हम अपनी विचारधारा को सशक्त करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और अंत में खड़गे जी को एक बात कहना चाहता हूं कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ये नई दिशा और नई राहें तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन करेंगे राज्यसभा के सदस्य बिहार से रंजिता रंजन जी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट आई थी कि फ्लावर्स जो है वो स्पीकर के और आपके बीच में आ रहे हैं, तो मैं इसको निकलवा रहा हूं। जो भी इस प्रस्ताव पे बोलना चाहते हैं वो अपना नाम लिख के पास में जो सेवा दल के साथी है उनको दे दीजिए। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास वो चीट आएगी। कोशिश रहेगी कि ऑडियंस में बैठे हुए आप सभी के तो विचार संभावित नहीं है, पर जितने संभव हो सकते हैं उनके विचार यहाँ रखने का मौका दिया जाएगा। अपना नाम, अपना जो भी पॉलिटिकल स्टेटस है वो और एज लिख के सेवा दल के साथी को दे दीजिए। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल साहब के पास वो चीट आ जाएगी। धन्यवाद। इस महाधिवेशन अध्यक्षता कर रहे शक्ति जी। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, हमारी पूर्व माननीय अध्यक्षा मैडम सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव वेणुगोपाल जी, यहाँ पे तमाम बैठे हुए महासचिव, सचिव, सीएलपी, पीसीसी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब, सुक्खू साहब और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब और तमाम यहाँ पर महाअधिवेशन में हमारे डेलीगेट्स, एआईसीसी मेंबर, आज मुझे गर्व है कि बोलने का मौका मिला। ये 85वां महाअधिवेशन है और इसी का नाम कांग्रेस है कि कल कोई और बोल रहा था, आज कोई और बोल रहा है, आने वाले कल में कोई और बोलेगा। ये परंपरा, ये संस्कृति, ये कांग्रेस और देश की संस्कृति को बचाने की संस्था हमेशा से चलती रही थी और चलती रहेगी।
हमें गर्व है अपनी पार्टी पर, हमारे संकल्प पर, हमारे सिद्धांतों पर, जिसके कारण हम सब जुड़े हुए हैं। मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है, चूंकि मैं राजनीतिक संकल्प के लिए यहाँ खड़ी हुई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आज ये कबीर जी का दोहा इसलिए याद आ रहा है क्योंकि हमारे देश के सत्ता पे जो लोग विराजमान हैं, ये दोहा उनसे बिल्कुल भी उनका साथ देता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन हमारे देश का सिद्धांत कबीर का सिद्धांत है, नानक का सिद्धांत है, बुद्ध का सिद्धांत है, मौलाना का सिद्धांत है। उस सिद्धांत को भुलाने की जो पार्टी इस सत्ता में है, मैं इसलिए नहीं कह रही कि कांग्रेस आज विपक्ष में है इसलिए हम लोग महाधिवेशन करेंगे और संकल्प लेंगे। आज जरूरत है इस देश के स्तंभों को बचाने की, स्वतंत्र एजेंसीज को बचाने की, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, हमारी यूनिवर्सिटीज हो, शिक्षण संस्थाएं हो, हमारा सदन हो, हमारी पार्टियां हो, रीजनल पार्टियां हो, कांग्रेस हो, विपक्ष हो। आज जिस तंत्र लोकतंत्र की हत्या इस देश में विराजमान सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, आज से पहले कभी भी इस देश में इस तरह की हरकतें नहीं हुई। सदन में हमारा मुंह बंद किया जाता है, अगर हम आपसे घोटालों की बात करते हैं हम लोगों को धमकाया जाता है, प्रिविलेज मोशन में लेके आया जाता है। अगर हम बाहर बातें करते हैं तो ईडी हेराल्ड के मामले में हमारे नेताओं को 60 घंटे बैठाकर बातें की जाती है, पूछताछ की जाती है, हरास किया जाता है। आप सबको मालूम है कि जब जुलाई में हेराल्ड के नाम पर माननीय राहुल गांधी जी को किस तरह से हरास किया गया, मैडम सोनिया जी को किस तरह से हरास किया गया, खड़गे साहब को किस तरह से 12-12 घंटे बैठाया गया। आज बहुत जरूरत है कि हम सब मिलकर अपनी पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता में आने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के जोड़ने की परंपरा को बचाने के लिए और इस देश की सभ्यता को बचाने के लिए हम सब संकल्प लेने के लिए आए हैं, राजनीतिक संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हम सारी स्वतंत्र एजेंसीज का रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, हम भारत को जोड़ने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम हाथ से हाथ जोड़ने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम महंगाई को कम करने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम बेरोजगारी को कम करने की जिम्मेदारी लेते हैं। आज 5 महीने 133 दिन राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, वो अपने लिए नहीं की, सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं की। इस देश को आज जरूरत है कि लोग डरे हुए हैं, अग्निवीर विरोध करते हैं तो उन पे केस होता है, बेरोजगारी का विरोध होता है तो उस पे केस होता है। राजनीतिक पार्टियां अगर अपने सिद्धांत पे, उनके नीतियों पे कटाक्ष करती है तो उन पे केस होता है, उन पर ईडी के छापे पड़ते हैं। जिस तरह छत्तीसगढ़ में इस महाधिवेशन से पहले लगातार हरास करने की कोशिश की जा रही है, हम सब यहाँ इस अधिवेशन से ऐलान करते हैं कि डराने वालों का इतिहास है कि डराता वो है जो खुद डरता है, और वो लोग कभी नहीं डराते हैं जो खुद भी नहीं डरते हैं। उनके अहंकार पे एक और दोहा मैं बोलना चाहूंगी कि तिनका कभू ना निंदिए जो पावन तय होए। उस तिनके को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पांव के नीचे होता है। कभू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनीरी होए। कभी भी उड़कर जब वो आंख में पड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है और आपको देखना भी बंद हो जाता है। तो मैं फिर कहूंगी कि जो आज सत्ता पर है उनसे हम लोगों को पूछना पड़ेगा कि हमारे कबीर के दोहे को आप अलग करके जिस तरह कितना खिलाएंगे, कितना खाएंगे, कितने अपने मित्रों को लुटवाने का काम करेंगे देश को, ये आपको देश को बताना पड़ेगा। और जिस दिन हमने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया,
हम बेखौफ होकर, निडर होकर लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिए। ये जिम्मा सिर्फ अकेले राहुल गांधी जी का नहीं है, ये जिम्मा हमारे अध्यक्ष सिर्फ खड़गे साहब का नहीं है, ये जिम्मा सिर्फ मैडम सोनिया गांधी जी का नहीं है, ये जिम्मा यहाँ तमाम बैठे हुए सिर्फ नेताओं का नहीं है, ये जिम्मा एक एक डेलीगेट का है, ये जिम्मा एक एक एआईसीसी मेंबर का है, ये जिम्मा एक एक ब्लॉक प्रेसिडेंट का है। हमें अपने विजन को, अपने मुद्दे को, अपने सिद्धांत को गांव-गांव तक लेके जाना है। भारत जोड़ो यात्रा हमने अपने लिए नहीं, बेरोजगारी के लिए की, नफरत के लिए की, महंगाई के लिए की, और आज जो हाथ से हाथ जोड़ो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये युवाओं के साथ के लिए है, महंगाई के खिलाफ के लिए है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए है। मैं इतना ही कहकर आप सबसे एक ही बात कहूंगी कि जिस दिन कांग्रेस देश पार्टी तीसरे नंबर पे हम और मैं को लेकर आ जाएगी, निश्चित तौर से हम देश के साथ, इन सत्ताधारियों के साथ, इन तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई को लड़ लेंगे। निश्चित तौर से जब हम डरना बंद कर देंगे, और डरना तब बंद करेंगे जब हमारे दिल में भय नहीं होगा और हमने जब कुछ भी गलत नहीं किया होगा। हम आप सबसे आह्वान करते हैं कि जो राजनीतिक संकल्प हम लोगों ने लिया है, मैडम सोनिया जी ने एक मां की तरह इस पार्टी को, इस देश को संभालने का काम किया है। अब हम सब का फर्ज है, हम सब आगे आए और जो सपना लेके ये कांग्रेस इस देश के लिए चली थी, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब बेखौफ होकर, निडर होकर लोगों के बीच में जाएं और एक एक बातों को, मुद्दों को, अपने राजनीतिक संकल्प को, जिसमें तमाम स्तंभों का रक्षा करने का, मीडिया का, जुडिशरी का, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, सब संस्थाओं को, शिक्षण संस्थाओं की रक्षा का जिम्मा लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला। आज आप सब छत्तीसगढ़ में आए हैं। मैं जरूर कहूंगी कि छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया, हम सब छत्तीसवासियों को गर्व है। और मैं एक बार फिर से तमाम यहाँ पर आए हुए महाधिवेशन के कांग्रेस जनों को एक ही बात कहूंगी कि अगर हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर इन तानाशाह के खिलाफ लड़ेंगे तो निश्चित तौर से सदन और सदन के बाहर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो देश के लिए, देश के हित के लिए और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके हित में होगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजिता जी। जो राजनीतिक प्रस्ताव जो पेश किया है उसका समर्थन में मैं अनुरोध करूंगा, जो सब उसको समर्थन करे हाथ उठा करके। धन्यवाद। नाउ आई रिक्वेस्ट General Secretary, All India Congress Committee, in charge of the organization, Sri Venugopal ji, to read out the message from Dr. Manmohan Singh ji, former Prime Minister of the country. Friends, Manmohan Singh ji is the soul of the Congress Party. From 2004 to 2014, the way in which Manmohan Singh ji govern this country is in public domain now. He is the most effective person during the last plenaries. Due to his ill health, he is not in a position to attend this plenary. Therefore, he wrote a message to us. I am reading it out. Dear Venugopal, many thanks for inviting me to the 85th plenary session of the Indian National Congress to be held from 24 to 26 February 2023 at Shahid Veer Narayan Singh Nagar, Navanav, Raipur, Chhattisgarh. Much as I would have been happy to accept your invitation, I regret that because of the indifferent state of my health, I will not be able to attend this plenary session. However, I send you my best wishes for the success of the plenary session
of the Indian National Congress. With kind regards, yours sincerely, Manmohan Singh ji. Same way, former Defence Minister, senior most Congress leader of India, Sri A.K. Antony also sent a message and informed us due to his ill health is not in a position to attend this plenary session. He also wishes his best. He also already informed us his best wishes to this plenary. धन्यवाद वेणुगोपाल जी। मैं अनुरोध करता हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी को वो आए और आर्थिक प्रस्ताव को आपके सामने प्रस्ताव करें। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, हमारे सभी यहाँ मुख्यमंत्रीगण, वेणुगोपाल जी, सभी यहाँ कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, मेरा पहला अधिवेशन 50 साल पहले सन 72 में कलकत्ते के सॉल्ट लेक सिटी में मैंने भाग लिया था। उसके 50 साल बीते हैं और उस समय की दुनिया, उस समय का देश, उस समय की चुनौतियां, उस समय की समस्या और आज में कितना अंतर है। मैं आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसके समर्थन में खड़ा हूं। आर्थिक प्रस्ताव जो है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, पर जो बुनियादी बात है, जो आर्थिक प्रस्ताव के दिल और हृदय की बात है, वो है रोजगार। ये आज मैं मानता हूं 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं। बेरोजगारी, हमारी संस्कृति की रक्षा, हमारे संविधान की रक्षा। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। नई पीढ़ी, हम करोड़ों की संख्या में हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, 8वीं पास बेरोजगार हैं, 9वीं पास बेरोजगार हैं और इनकी पीड़ा आज हमें समझने की आवश्यकता है। ये बेरोजगारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। रोजगार के नए मौके बनेंगे अगर हमारी सोच और हमारी योजनाएं केवल रोजगार की तरफ हों। हम बात कर सकते हैं जीडीपी की, हम बात कर सकते हैं बहुत सारे तरह तरह के आंकड़ों से, पर उन आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो जुड़ा हुआ है बेरोजगारी से, हमारे देश की संस्कृति। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये देश की संस्कृति है, ये हमारे कांग्रेस की संस्कृति है और यही संस्कृति आज हमारे खतरे में है। तो कैसे बेरोजगारी दूर होगी अगर हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रहे। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने हमारे देवी देवताएं होए। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां भारत का झंडा जो ऊपर रहता है
जिसकी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। आज अगर भारत एक झंडे के नीचे है तो ये हमारी संस्कृति के कारण है, और यही संस्कृति अगर सुरक्षित रहेगी तभी हमारा रोजगार, ये चुनौती रोजगार की है, तभी लोगों को विश्वास निवेश लगाने में, विश्वास विदेश से निवेश आने में होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी, एक ऐसे देश का संविधान बनाया जाए जहां इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, पर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान विश्व में मशहूर है। कई देशों ने इसकी नकल करी, और यही बढ़िया संविधान अगर गलत हाथों में चला जाता है तो भविष्य क्या होगा। कांग्रेस अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष, हम सब की प्रेरणा स्रोत, इस पार्टी की नैतिक धुरी श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे आपके सबके नेता, हमारी आवाज, हमारा हौसला, इस देश की राजनीति में एक नई लकीर खींच देने वाले श्री राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका जी, इस देश की नई उम्मीद, सम्मानित मंच, हमारे सभी मुख्यमंत्री, स्टीयरिंग कमेटी और यहां पर आए हुए सभी पीसीसी और एआईसीसी डेलीगेट्स। आर्थिक प्रस्ताव पर बोलते वक्त मुझे लगता है जरूरी है कि पहले असलियत का आईना दिखाया जाए, और वसीम बरेलवी की एक लाइन है जो असलियत बिल्कुल हूबहू बयां करती है। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े हैं झूठे, ये दावे किताबी हैं। यही असलियत मोदी सरकार की है। और आज जब हमारा 25वां महाधिवेशन हो रहा है, इस महाधिवेशन के वक्त ये देश बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से, भूखमरी से, कुपोषण से, बढ़ती हुई गरीबी से और अडानी के एक बड़े स्कैम से जूझ रहा है, जिस पर इस सरकार की चुप्पी बरकरार है। और इसीलिए हमारा जो रेजोल्यूशन है, हमारा जो प्रस्ताव है, वो इस सबको छूता है। मोदी सरकार से बेरोजगारी की बात करो तो कहते हैं पकौड़ा तल लो, पर पकौड़ा तलने वाला तेल आपने 90 से 220 कर दिया और आटे पर भी जीएसटी लगा दिया। पकौड़ा तले तो तले कैसे? महंगाई की बात करो तो इस देश की वित्त मंत्री कहती है मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, बाकी देश खाता है। बाकी देश की महंगाई से आपने लगातार कमर तोड़ी है
और इसीलिए जो हमारा इकोनॉमिक रेजोल्यूशन है, जो आर्थिक प्रस्ताव है, वो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर कबीर 4000 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तो वो अजनबियों को गले लगा रहे थे, वो लोगों के आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन वो युवाओं के टूटे हौसले इस देश के बिखरे सपने को भी बटोरने का, जोड़ने का काम कर रहे थे। और वही हमारी रेजोल्यूशन का पार्ट है। हम आर्थिक असमानता कम करने पर प्रतिबद्ध हैं, हम भुखमरी को खत्म करने पर प्रतिबद्ध हैं, हम रोजगार बनाने पर प्रतिबद्ध हैं, हम महंगाई को नियंत्रण में लाने पर प्रतिबद्ध हैं। मैं आपसे पूछती हूं, जो महंगाई की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात करो या मंत्रियों से बात करो, तो वो ऐसा सच्चाई से पलड़ा झाड़ लेते हैं, उनको महंगाई का आईना दिखाओ तो आंखें मूंद लेते हैं, और प्रधानमंत्री तो मुंह में दही जमा लेते हैं, वही दही जिस पर उन्होंने जीएसटी लगा दिया है। यह देश महंगाई से जूझ रहा है, इस देश की आय कम हुई है, बेरोजगारी ज्यादा, और इसीलिए महंगाई एक बहुत बड़ी भयावह समस्या हमारे सामने बनकर खड़ी है। क्या कुछ किया नहीं जा सकता है महंगाई को लेकर? बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या महंगाई खत्म नहीं हो सकती है? क्या पेट्रोल डीजल का दाम नियंत्रण में नहीं आ सकता? आ सकता है। लेकिन यह सरकार मुनाफाखोरी करना चाहती है, ये पैसा बनाना चाहती है, आपकी जेब पर डाका डालना चाहती है, इसलिए महंगाई को खत्म करने का नाम नहीं ले रही। मैं आर्थिक असमानता पर बात करूंगी। 1% देश के पास 40% संसाधन है। 1% देश के पास अगर 40% संसाधन है, तो अडानी जी के महास्कैम के बारे में कौन बात करेगा? एक व्यक्ति जिसको आपने 609 नंबर से दूसरे नंबर पर लाकर विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में बिठा दिया, आज वो आक्षेपों के घेरे पर हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। उनके ऊपर आरोप है स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी करने का, उनके ऊपर आरोप है पैसा बनाने का, उनके ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति का। आपने उनको मोनोपोली दी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, कृषि में, खाद्य में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन जब आज उनके आक्षेप सामने आए हैं, आरोप सामने आए हैं, तो प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है। और जब राहुल जी उनसे लोकसभा में और हमारे अध्यक्ष उनसे राज्यसभा में सवाल पूछते हैं, तो उनके कांपते हाथों से वो पानी पीते हैं। लेकिन एक भी संस्थान उनके खिलाफ एक्ट नहीं करता है। कहां है सेबी, कहां है आरबीआई, कहां है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स, कहां है एसएफआईओ, कहां है एमसीए? एक शब्द नहीं बोला जाता है अडानी के खिलाफ। दुनिया भर के संस्थान, दुनिया भर के मार्केट्स, दुनिया भर के बैंक उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और वहां पर एक लाइन है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही असलियत है। एक व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार नहीं है। डाउ जोन्स और एसएनपी एक्शन ले रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्शन ले रहा है, क्रेडिट स्विस एक्शन ले रहा है, सिटी बैंक एक्शन ले रहा है, यूके का रेगुलेटर एक्शन ले रहा है, लेकिन हम एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और इसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। जब आप एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं और उनका व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर बोलने का ना हौसला रखते हैं, ना बोलने की नैतिकता रखते हैं। बहुत लंबी बात नहीं करनी है। यहां पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी जो चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, लोगों की बात सुनती है और उसी के बल पर हमारा नीति निर्माण होता है। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो जो हमारी तीनों सरकार ने करी, या चाहे अर्बन मनरेगा हो, या हेल्थ की व्यवस्था हो, या न्याय स्कीम जो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी, यही हमारा खाका है, यही हमारा प्रारूप है। यूपीए की सरकार ने 2004 से 14 के बीच में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला था, और 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे वापस ढकेलने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि 1991 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था इस देश में, और आज वक्त आ गया एक नई सोच का, एक नई आशा का, एक नई उम्मीद का, जो भारत जोड़ो से जग रही है, जो कांग्रेस के इस मंच से जग रही है, जो हमारे नेताओं से जग रही है। युवाओं को रोजगार देना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर आप मुझसे पूछिए कि नंबर 1 to नंबर 10 क्या प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, तो रोजगार, रोजगार, रोजगार और महंगाई को खत्म करना होना चाहिए।
युवाओं की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहते हैं तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। इसीलिए युवाओं की बात करनी जरूरी है, महिलाओं की बात करनी जरूरी है, खेतिहर मजदूर की बात करनी जरूरी है, किसान की बात करनी जरूरी है, और उसी का खाका हमारा इकोनॉमिक रेजोल्यूशन तैयार करता है। हम प्रतिबद्ध हैं सबको, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जनता हमारा साथ देगी, और हम जो करना चाहते हैं जनता के लिए वो जरूर करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करती हूं कि कमलनाथ जी की अध्यक्षता में जो आर्थिक प्रस्ताव यहां पे रखा गया उसका हाथ उठाकर अनुमोदन करने का कष्ट करें। थैंक यू। धन्यवाद सुप्रिया श्रीनाथ जी। जो राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो प्रस्ताव इधर पेश करेंगे, जो वक्ता बाद में जो भी आके इधर बोलेंगे उसके बाद उसका हम समर्थन आपसे लेंगे। अभी मैं अनुरोध करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय मामले में प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे जो हमारे असम के गौरव गोगोई जी। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस दल के सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वरिष्ठ सदस्यगण, मंच पे उपस्थित हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, या मंच पर उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, एआईसीसी ऑफिस बेरर्स, पीसीसी ऑफिस बेरर्स, और यहाँ पे उपस्थित मेरे साथीगण, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मंच पर वरिष्ठ लोग बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उत्तर पूर्वांचल के एक युवा सांसद को इस गंभीर विषय पर बोलने की अनुमति दी, और इसलिए मैं कांग्रेस नेतृत्व के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। आज अपनी बात रखने से पहले मैं अपने पिताजी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई जी को मैं याद करता हूं, और आशा करता हूं कि आज जब मैं इस मंच से आप सभी के सामने अपनी बात रखने वाला हूं तो वो ऊपर से हमें आशीर्वाद करें। और साथ ही साथ मुझे ये भी महसूस होता है कि हम सभी ने कोविड के समय और पिछले कई वर्षों में किसी न किसी को खोया है। इस मंच से मैं कुछ नामों का उल्लेख करना चाहता हूं जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे पर प्रभाव पड़ा। उन नामों का मैं उल्लेख दोबारा करना चाहूँगा। श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी का, शीला दीक्षित जी का, माधव सिंह सोलंकी जी का, राजा वीर वीरभद्र सिंह जी का, मोतीलाल वोहरा जी का, अहमद पटेल साहब का, और प्रणब दा का, और मेरे साथी राजीव साटव का। दोस्तों, जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि दुनिया हमारे देश को किस नज़र से देखती है और दुनिया के सामने हमारी छवि क्या है। अगर इस बात पर हम गौर करें तो हमें पहले इतिहास में जाना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम के समय लौटना पड़ेगा जब कांग्रेस पार्टी ने देश में देशभक्ति, राष्ट्र सेवा और आत्म बलिदान का नींव रखा। उस समय बहुत विदेशी सरकारों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये एक राजनीतिक दल जो एक राजनीतिक आंदोलन से जन्म लिया है, ये उन विदेशी ताकतों को हरा पाएगा और भारत को एकजुट कर पाएगा। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी ने उन विदेशी सरकारों को सिखाया कि ये हमारी ताकत है कि हम जनता के बीच में जाकर जन आंदोलन से शक्ति लेकर हम अपने भारत माता के लिए हम लड़ते हैं और भारत माता के लिए हम अपना जीवन समर्पित करते हैं। उस समय पूरी दुनिया ने सीखा बापूजी महात्मा गांधी जी से सत्याग्रह का ताकत,
पूरी दुनिया ने सीखा बापूजी महात्मा गांधी से अहिंसा का ताकत। विदेशी ताकतों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत जब स्वतंत्र होगा, भारत के बंटवारे के बाद यहाँ पे विभिन्न धर्म हैं, यहाँ पे विभिन्न भाषा है, यहाँ पे विभिन्न समुदाय हैं, यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व से पश्चिम भारत कितना विशाल देश है। किसी विदेशी ताकत ने नहीं सोचा था कि भारत प्रगति के रास्ते पर आगे जा पाएगा। लेकिन ये चुनौती अगर पार किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की, और हमने अब पूरे दुनिया को दिखाया कि कैसे इस विशाल देश में जो विविधता का सूत्र है, यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम के द्वारा हम अपने बीच में अपने विविधता को सम्मान करते हुए हम सभी के बीच में एकता, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को भी हम जीवित रख सकते हैं। हमने एक ऐसे संविधान का हमने निर्माण किया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में, जिसमें हमने दिखाया कि इतने विविधता होने के पश्चात भी हमारे बीच में संवैधानिक मूल्य रख सकते हैं, समानता रह सकती है, भाईचारा जीवित रह सकता है, न्याय के आधार पर एक ऐसा देश जहां पे सोच और विचार की अभिव्यक्ति हो, एक ऐसा देश जो पंडित नेहरू के जो परामर्श था साइंटिफिक टेम्पर का, एक वैज्ञानिक मानसिकता, मानव अधिकार और संघीय ढांचा को जीवित रखते हुए हमने एक ऐसा देश पूरी दुनिया को दिया। और यहाँ पे दुनिया ने दोबारा भारत को सहराया और दुनिया ने दोबारा भारत की ताकत दी। ये वो देश है जिसने दुनिया को बौद्ध धर्म दिया, जिसने दुनिया को हिंदू धर्म दिया, जैन धर्म दिया, सिख धर्म दिया। ये वो देश है जहाँ पे गंगा जमुना के किनारे इस्लाम के मूल्यों को प्रचार किया जाता है। ये वो देश है जहाँ पर हम विभिन्न भाषाओं में जाकर जीसू को हम नमन करते हैं। हमने बार बार हमने दिखाया है कि चुनौतियों को पार करना हमारे देश और हमारे दल की नींव में बसा है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, गरीबी की समस्या हो, भूखमरी हो, उग्रपंथी अलगाववाद, पाकिस्तान के साथ युद्ध करना हो, हमने बार बार अपने सीमा को सुरक्षित रखा। गरीबी रेखाओं के नीचे 30 करोड़ लोगों को बाहर निकाला और महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे भारत के ऐसे वरिष्ठ हमने प्रधानमंत्री दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किए, जिन्होंने भारत की जो हमारी जो विदेश नीति है मजबूती से उन्होंने रखा। लेकिन अफसोस की बात है, मैंने पिछले एक प्लेनरी में कहा था कि वर्तमान में भाजपा सरकार के समय में विदेश नीति एक व्यक्तिगत नीति बन गई है। विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि को बढ़ाने की एक नीति बन गई है। लेकिन आज इस प्लेनरी में मैं अपने उस बातों को सुधारना चाहता हूं कि आज में भाजपा आने के बाद विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि नहीं, विदेश नीति एक व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यापार बढ़ाने का एक आधार बना गया है। अफसोस की बात है कि आज भारत की विदेश नीति एक व्यक्ति की व्यापार के मुनाफे के लिए काम करती है। जब ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब इजराइल में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, तो उनके जाने के पश्चात उनके खास दोस्त, करीबी दोस्त के कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये कैसा विदेश नीति है? और इन्हीं बातों को राहुल गांधी जी ने उल्लेख किया था पार्लियामेंट के अंदर, और तब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए कि राहुल गांधी जी ने साफ साफ पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कितने बार उनके करीबी दोस्त अडानी बाहर गए। राहुल गांधी जी ने पूछा था कि प्रधानमंत्री जाने के बाद कितने बार अडानी जी पश्चात में गए उस देश में। राहुल गांधी जी ने पूछा था कि कितने बार प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश जाने के बाद अडानी जी को कंपनी का फायदा हुआ। लेकिन एक भी सवाल का उत्तर वहां से आ नहीं पाया, क्योंकि ये सरकार जानती है कि ये सरकार सूट बूट की सरकार है और इन्हीं बातों को हमको गांव-गांव में ले जाना है। आज G20 की बात करते हैं। आज G20 की अध्यक्षा की पद की वो गौरव
लेना की कोशिश करते हैं, लेकिन G20 के प्रारंभ से हम वहां के सदस्य थे। 2000 में जब G20 का निर्माण था, उसी वक्त हम भारत उस G20 का सदस्य बन गए। आज रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी श्रेय लेना चाहते हैं कि रशिया के साथ उनकी करीबी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि रशिया के साथ अगर हमारा भारत का रिश्ता अच्छा हुआ तो पंडित नेहरू जी के टाइम में हुआ, जब क्रिश्चियव यहां पे आए थे, बुल्गानी यहां पे 1955 में आए थे। तब से प्रधानमंत्री नेहरू जी के नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के साथ, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूसिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अफ्रीका हो, तो आज उसी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी आज यहां पे चल रही है। हम बार बार इस सरकार को पूछते हैं कि चीन को लेकर आप मजबूती से क्यों नहीं पेश आते, लेकिन अफसोस की बात है कि विदेश मंत्री आज एक ऐसे मंत्री है जो बातों में तो बार बार सोशल मीडिया में आते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कबूल करते हैं कि कोई अंदर घुसा नहीं, तो उन्होंने चीन को उन्होंने सहायता की। जब विदेश मंत्री ये बोलते हैं कि भारत एक छोटा इकोनॉमी है, चीन के साथ नहीं लड़ सकता, तो उन्होंने दोबारा चीन की मदद की। अफसोस की बात है कि चीन में हमारे गलवान में हमारे जवानों ने शहादत दी, उसके पश्चात भी चीन से आज निर्यात आयात बढ़ रहा है, चीन से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, लगभग $100 बिलियन का इंपोर्ट आ रहा है। धिक्कार है ऐसे सरकार पर जिन्होंने हमारे जवानों के शहादत पर आज चीन से आज वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बार बार इन बातों को लेकर हमको विभिन्न अपने गांवों और प्रदेशों में लेके जाना है। मैं आशा करता हूं कि इन बातों को लेकर हम बताएंगे कि आज विदेश नीति कितनी कमजोर हो गई है, हमारी अर्थव्यवस्था की गति कितनी कमजोर हो गई है, और हमारे मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य, हमारे मीडिया पर कितना आक्रमण हो रहा है, गरीब पर कितना आक्रमण हो रहा है। जो भी इस सरकार के विरोध में हो, चाहे वो सामाजिक सेवक हो, चाहे वो मीडिया का पत्रकार हो, चाहे वो राष्ट्रीय किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, जब भी इस सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, हमको जेल भेजा जाता है। तो किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है पूरा दुनिया आज देख रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी ना किसी से डरने वाली है, ना कभी पीछे हटने वाली है। हमारा मकसद साफ है, 2024 में अपना सरकार लाना है और देश में दोबारा शांति, विकास और अमन का वातावरण बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे अपना भाषण समाप्त करता हूँ और विदेश नीति पर जो अपना हमारा प्रस्ताव है उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो, बहुत से साथी जो यहाँ पे बोलना चाहते हैं अपना नाम भेज रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि हैं या जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो पहले अपने नाम प्रस्तावित करें। फिर विशेष रूप से जो हमारे आमंत्रित जो हैं कांग्रेस के नेतागण, वो अपने नाम देंगे। पीसीसी अपना जिले का नाम और विषय जरूर उसमें लिखें, जिस विषय में आप बोलना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि उस अनुसार पर्ची भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव गोगोई जी। मैं अभी अनुरोध करता हूं, नितिन राउत जी महाराष्ट्र से हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय इस प्रस्ताव को आप समर्थन करें। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारी प्रेरणा स्तोत्र आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद हमारे देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे ज्येष्ठ नेतागण, भाइयों बहनों और दोस्तों, मुझे यहाँ पर
विदेश नीति पर बात करने के लिए और उसका समर्थन करने के लिए जो प्रस्ताव हमारे साथी गोगोई साहब ने रखा, उसको अनुमोदन करने के लिए कहा गया है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारा देश का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल जी नेहरू इन्होंने किया, तब उन्होंने जो विदेश नीति अपनाई थी, वो विदेश नीति के तहत हमने जो माध्यम रखे थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन तत्वों को लेकर बात करके उस नीति को हमने आगे बढ़ाया। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस समय गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व किया। सभी को इकट्ठा करके संसार के अंदर एक अपनी पहचान बनाते हुए हमारे देश को गौरवशाली देश बनाने की कोशिश की। तो उसके पश्चात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी अपने नेतृत्व में इस नीति को आगे बढ़ाया। पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने विदेश नीति के तहत अपनी छवि को पूरे संसार में एक उच्चतम दर्जा देकर रखा था। विदेश नीति का जो बेसिक फाउंडेशन होता है, उस फाउंडेशन के तहत हम लोग अपने राष्ट्र के हित की बात करते हैं, अपने देश के सुरक्षा की बात करते हैं। हमने उस समय की जो नीति हमारी रही, आपको याद होगा, इतिहास उसका साक्षी है कि एक सिल्क रूट हमारे देश से निकलता था उस जमाने में, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज को जोड़ता था और उसके तहत हमारा व्यापार बढ़ा हुआ था। आज हो क्या रहा है, हम अपने नीति के बेसिक फाउंडेशन पे ही यहाँ पर मात कर रहे हैं, उसका घात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे नीति के तहत हम मैत्री और करुणा का भाव रखते हुए हमारे जो पड़ोसी देश है, छोड़ दीजिए एक पाकिस्तान को, लेकिन हमारे साथ नेपाल है, हमारे साथ बांग्लादेश है, हमारे साथ श्रीलंका है, ये देशों को साथ में जोड़कर हमारी नीति होना चाहिए। लेकिन वह नीति बनती दिखाई नहीं दे रही। अमेरिका के ट्रंप के साथ हमने नाता जोड़कर, ट्रंप नमस्ते करके, नमस्ते ट्रंप बनाकर कोविड काल में देश को और संसार को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आज अमेरिका में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, तब परिवर्तन के तहत हम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं यहां बताते वक्त इतना ही कहूंगा कि आप देखिए, किसी ने कहा है कि हमने विदेश नीति बनाई थी देश के गौरव के लिए, देश के सुरक्षा के लिए। हमने विदेश नीति बनाई थी देश के गौरव के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। अब तो नीति नियत बन गई है केवल अपने दोस्तों के लिए, केवल अपने दोस्तों के लिए। देखिए, इजराइल का उदाहरण है, श्रीलंका का उदाहरण है। उस देश के लोगों ने कहा कि वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, अपने साथ उद्योगपतियों को ले जाते हैं, वहां उनके लिए समझौता करते हैं। यह विदेश नीति नहीं होती है। या पाकिस्तान में जाकर आप बिरयानी खाकर आते हो, यह विदेश नीति नहीं होती है। आज हमारे नेता ने चिंता जताई है चाइना के बारे में कि चाइना रोज 1 कदम 10 कदम हमारे देश की सीमा में अंदर घुस रहा है। हमारे कई नौजवान लड़ रहे, कई लोगों की लाशें गिर रही है, लेकिन 56 इंच का यह सरदार कहीं नजर नहीं आता हमको। यह नीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग फौज के साथ खड़े हैं, फौज का सम्मान करते हैं। हमारी नीति इस देश का सम्मान बढ़ाने की नीति है। इसलिए साथियों, मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर से यह समर्थन करता हूं। आप लोगों से भी उम्मीद रखता हूं कि आप भी इसका समर्थन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। धन्यवाद नितिन राउत जी। मैं अभी अनुरोध करता हूं, नदीम जावेद जी आए, राजनीतिक प्रस्ताव पर बोले। अखिल भारतीय
अमृता धवन जी, आप स्टेज के नजदीक आ जाइए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, देश की उम्मीद और देश के नेता श्री राहुल गांधी जी, देश की नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस के संगठन के प्रभारी श्री के सी वेणुगोपाल जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, स्टीयरिंग कमेटी के सम्मानित सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता, मोर्चा संगठनों, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस सेवा दल और महिला कांग्रेस के साथी, एससी ओबीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथी, एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माओ और बच्चों, मीडिया के मित्रों, कहते हुए आजकल बहुत डर लगता है, इसलिए मीडिया के साथी और मुल्क के मालिकों, रायपुर का ये अधिवेशन जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा है, ये कोई साधारण महाधिवेशन नहीं है। जब 50वें महाधिवेशन की चर्चा इस देश के अंदर होगी और इतिहास में जब लिखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का 50वां महाधिवेशन रायपुर में हुआ था, तो उसके पीछे की विशेष परिस्थितियों की चर्चा होगी। क्योंकि मुल्क में एक तरह का फांसीवाद है, और जब उस फांसीवाद की चर्चा होती है तो रायपुर के अधिवेशन से पहले भारत सरकार की संस्थाओं का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर में किस तरह से ईडी के माध्यम से इस अधिवेशन को रोकने की कोशिश की जाती है, वो बेहद शर्मनाक है। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार के मुख्यमंत्री को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को और यहां के एक एक कार्यकर्ता को इस बात के लिए बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे जज्बे और जुनून के साथ भारत की सरकार से शाह और तानाशाह के विचारों से लड़ने का काम किया है। शाख पर अब कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, शाख पर अब कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, धूप है ऐसी कि साया भी नहीं मिल सकता। मशवरा है कि उठो, नहर पे कब्जा कर ले, भीख मांगोगे तो कतरा भी नहीं मिल सकता। तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हुई है। जब भी भारत की आजादी की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, देश में लोकतंत्र की और जमहूरियत की बात होती है, तो राजनीतिक दलों के अंदर भी जमहूरियत की और लोकतंत्र की बात होती है। दक्षिणपंथी अधिनायकवाद हमेशा यह कहता रहा है कि राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं है, लेकिन इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक आंतरिक चुनाव हुआ और आप सबने मिलकर यह फैसला किया कि खड़गे साहब, जिन्होंने सारा जीवन कांग्रेस पार्टी को गांधीवादी विचारों को दिया है, उनको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 2 राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री भाषण देकर गए हैं। जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भाजपा की सरकार हिमाचल में जाती है और कांग्रेस की सरकार हिमाचल में आती है। केवल एक ही बात है कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस से निकले हुए व्यक्ति को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने का काम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। हम आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं। रणदीप भाई, आपकी इजाजत से आखिरी बात करके बात को समाप्त करता हूं। एक देश में यात्रा हुई, बहुत यात्राओं की इस देश में चर्चा होती है, लेकिन जो यात्राएं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुई, उन यात्राओं ने इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम किया है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा हुई, वो यात्रा ने मोहब्बत का, अमन का, इंसानियत का, कौमी यकजहती का, भाईचारे का और इंसानी रिश्तों का पैगाम देने की काम किया है। जो संदेश भगवान राम का था, जो संदेश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो संदेश गांधी का था, जो संदेश अफ्रीका में मंडेला का था, इंसानियत का और मोहब्बत का, वही पैगाम लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चले हैं। और हमारा संकल्प और विश्वास है
कि जिस तरह से आप तमाम लोग इकट्ठा है, आने वाले समय में इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत ताकत निश्चित रूप से स्थापित होगी और 2024 में हमारी सरकार बनेगी। रणदीप भाई ने एक प्रस्ताव पढ़ा है, मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में केवल ये कहना चाहता हूं, केवल सर ये कहना चाहता हूं, 30 सेकंड की बात है, कि आजादी के आंदोलन में मौलाना आजाद जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुए थे तो उनकी आयु 35 वर्ष थी। आजादी के आंदोलन में सरदार पटेल की आयु 42 वर्ष थी। युवाओं को नेतृत्व देने का काम कांग्रेस नेतृत्व ने हमेशा किया है। मैं बहुत आभारी हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम साथी हमारे संघर्ष को, अपने संघर्ष को, कांग्रेस के संघर्ष को दोनों हाथ उठाकर समर्थन का ऐलान करेंगे। आगे पीछे ऊपर नीचे बैठे हुए साथी दोनों समर्थन हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर समर्थन का ऐलान करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। एक बार नारा भी लगा दो, राहुल गांधी। आवाज से आवाज मिलनी चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप भाई और पूरी कमेटी का बहुत आभार, कितना समय दिया, धन्यवाद। शुक्रिया नदीम जी। इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, कुछ साथी तैयार रहें। राजस्थान से अभिषेक मनु सिंघवी जी सांसद, महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी, बिहार से कन्हैया कुमार जी, आंध्रा से आंध्रा पीसीसी के अध्यक्ष जी रुद्र राजू जी, प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीनिवास जी, झारखंड से सुखदेव भगत जी, चंडीगढ़ से नसीब जी। ये साथी जहां भी आवाज़ सुन रहे हैं कृपया स्टेज पे आ जाएं। और मैं एक अनुरोध और करूंगा वक्ताओं को कि सम्मानित कांग्रेस अध्यक्ष कहकर अपनी बात की शुरुआत करें ताकि कम से कम समय लगे और 4 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करें। अनुरोध करूंगा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी से कि वो आएंगे और राजनीतिक प्रस्ताव पर अपनी बात कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरजेवाला जी, सम्मानित कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब, सम्मानित मंच और देश के कोने कोने से आए हुए सभी कांग्रेस के जाबाज साथियों, देवियों, कांग्रेस के इतिहास और परंपरा पर अपने आप को निछावर करने वाले साथियों, आज देश में एक आजादी जो कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी थी और जो त्याग और बलिदान का कहानी का इतिहास है, कांग्रेस एक शहीद जत्था की पार्टी रही है, शहीदों की। और आज ये देश में फिर से एक वाणी की स्वतंत्रता, संविधान की रक्षा, लोगों की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई, भूख और बेरोजगारी के लिए आज फिर से एक दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आज रायपुर के इस सम्मेलन से संकल्पित होकर के जाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है साथियों, जब हम कहें गांव गांव से जो रिश्ता था, जो ब्रिज टूट गया था, पार्टी और पीपल्स का ब्रिज, उसको राहुल गांधी ने फिर से बनाने का काम किया है, उसको फिर से जोड़ने का काम किया है। आइए उस ब्रिज को लेकर के हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत गांव के हर बस्ती तक पहुंचने का काम करें। राजनीति, आज राजनीति जिस व्यक्ति से लड़नी है, जिस पार्टी से लड़नी है, जिस विचारधारा से लड़नी है, वो आज कब्जा कर लिया है। इस देश में मदारी का भेष बना के इस देश का प्रधानमंत्री आया था और आज तानाशाह बन करके आज देश पे कब्जा किया है। ये चुनौती है
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो सारे पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस हैं, हमने अपना समर्पण देने का काम किया है, हमने अपना कमिटमेंट साबित करने का काम किया है कि हम अक़लियतों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अति पिछड़ा के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। इसलिए आप ये काम कैसे करेंगे जब आपको इस तानाशाही व्यवस्था से इस देश को मुक्त कराएंगे, तभी आप ये काम पूरा कर पाएंगे साथियों। इसलिए रायपुर का ये सम्मेलन एक टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है, एक टर्निंग पॉइंट जिसमें एक तरफ राहुल जी जो आंख में आंख डाल करके इस देश का ये जो बेईमान है उसके आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। आज कोई भी राजनीतिक दल सही बात और साफ बात नहीं कर रहा है, एक अकेला राहुल जी हैं। और दूसरी तरफ हमें ऐसा अध्यक्ष मिला है, ऐसा जो जगजीवन राम के बाद इस देश को दलित का नेता मिला, ऐसा नेता मिला है जो आज पूरे अगर कहा जाए कि सेंट्रल इंडिया में लोग राज आप रहा है, आज दलित का कोई नेता नहीं है। कांग्रेस वो वैक्यूम जो है वो खालीपन को पूरा कर सकती है। इसलिए ये वक्त है, आइए एकजुट होकर के नेतृत्व के पीछे खड़ा रहे और आखिरी मंजिल तक का यात्रा पूरा करे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुबोधकांत जी। मैं अभी अनुरोध करूंगा अमृता दमन जी आए, आपको अमृता दमन जी। मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, सम्मानित मंच और आज सभा में उपस्थित कांग्रेस जन जो देश के कोने कोने से आज यहां पर उपस्थित हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज एक ऐसे ऐतिहासिक पल में मुझे अपनी बात जो राजनीतिक प्रस्ताव है उस पर बोलने का यह मौका मिला है। मैं अपने शेर से बात को कहना चाहूंगी कि एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। हम कहते हैं धर्म और जाति से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं सारे इंसान एक, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। अब इस मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है तुम कौन सी आवाज सुनो तुम क्या मानो। आज ये देश जिस स्थिति पर आकर खड़ा है, मैं मानती हूं कि एक वो देश था जो 1947 में राजनीतिक रूप से सशक्त बनकर निकला था, जिसे पंडित नेहरू जी ने एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया था। और आज वो देश है जो वर्तमान के नेता, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर इस देश के अंदर लगातार विभाजन हो रहा है। कभी कभी विभाजन दिखता है तो दर्द होता है, लेकिन ये वो विभाजन है जो अंदर ही अंदर इस देश की जमीन को खत्म कर रहा है, जो अंदर ही अंदर इस देश के लोगों के मन में नफरत का बीज बो रहा है। एक ऐसा लोकतंत्र हमने स्थापित किया, एक ऐसा संविधान इस देश को दिया
कि आज कई हजारों साल बाद भी कोई अगर इस देश पे राज करेगा तो संविधान उसको डेमोक्रेसी कन्वर्ट करके डिक्टेटरशिप नहीं करने देगा। ये वो लोग हैं जो इस संविधान के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति के अंदर थोड़ा बहुत फेरबदल चलता है, लेकिन देश की राजनीति आज वर्तमान में इस जगह पहुंच गई है कि इन लोगों ने देश के संविधान के साथ खेलना शुरू कर दिया है। आज जरूरी है कि इस देश के ताने बाने को बचाइए। आज जरूरी है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर जो चोट लगी है हम उसको बचाने का काम करें। आज जरूरी है जो लगातार न्यायपालिका के ऊपर आहत हो रहा है और जुडिशरी के जरिए जो पूरे देश को कंट्रोल किया जा रहा है, जो सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, आज जरूरी है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। आज जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो सोनिया गांधी जी का सपना रहा है, जिन्होंने हमेशा प्रतिनिधित्व की बात करी है, जिन्होंने हमेशा कहा कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, आज जरूरी है कि हम उस देश की बात फिर से करें। अगर इस सरकार को चेताना है तो हम यहाँ पर बैठे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये संकल्प लेना होगा। ये संकल्प लेना होगा कि इस देश के अंदर ये बंटवारा नहीं होने देंगे। जो सोच के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये संकल्प लेता है कि हम इस देश के अंदर ये वापस नहीं होने देंगे और हम इस देश के अंदर वापस से भारत जोड़ो यात्रा का जो संकल्प है राहुल जी का, उसको आगे लेके जाएंगे, उस देश की अखंडता को ऊपर करेंगे। समय का अभाव है क्योंकि सर मेरे साथ यहाँ पर आकर खड़े हैं। बोलने की बहुत इच्छा थी लेकिन मुझे इतना भी अवसर मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान से सांसद, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन वकील, कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हमारे साथी अभिषेक सिंघवी जी को। आदरणीय खरगे साहब, आदरणीय सोनिया जी, सम्मानित राहुल जी, प्रियंका जी, सभी मेरे सम्मानित कांग्रेसगण और सबसे ऊपर वो कांग्रेस वर्कर और अन्य लोग जो सामने मुझे दिख रहे हैं बड़ी तादाद में। आज का राजनीतिक प्रस्ताव कई बिंदुओं को आगे लाता है। 4-5 बिंदुओं पे मैं बहुत संक्षिप्त रूप में टिप्पणी करना चाहता हूं और उसके साथ साथ कॉन्क्रीट सुझाव, स्पष्ट सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात, जो हमारे प्रस्ताव के ऊपर है, नीचे है, साइड में है, सब जगह है, अगर वो स्पष्ट नहीं भी लिखी गई है, और वो है कि कांग्रेस क्या है, भारत जोड़ो यात्रा क्या है, हमारा संविधान क्या है, भारत की सोच, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, और उसके जो स्तंभ हैं वो हैं सबको साथ लेके चलना, विघटन को रोकना, हमारी विरासत को, साझा विरासत को समझना, करुणा और सब तबकों को आश्वस्त करना, क्रोनी कैपिटलिज्म के विरुद्ध खड़ा होना, यही सब स्तंभ हैं जो राहुल जी ने भारत जोड़ो में दर्शाए थे। यही भारत की सोच, आइडिया ऑफ इंडिया के स्तंभ हैं और हमारा राजनीतिक प्रस्ताव इसलिए सर्वोपरि है कि वो इन मूल्यों को, इस विरासत को, इस इतिहास को याद दिलाते हुए आगे जाता है। मेरा दूसरा बिंदु स्पष्ट है और एक मुद्दे पे है। हमारे प्रस्ताव में एजेंसीज के दुरुपयोग के बारे में बात हुई है, तो मैं उसके 3 पहलू पे, एजेंसीज के दुरुपयोग के 3 पहलुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसके बाद अपना सुझाव रखना चाहता हूं। पहला कि 2014 के बाद
सैकड़ों प्रतिशत ईडी, आईटी, सीबीआई इत्यादि अनेक एजेंसीज का दुरुपयोग बढ़ा है। जो वृद्धि हुई है, रेट ऑफ ग्रोथ हुआ है, वो सैकड़ों प्रतिशत हुआ है 2014 के बाद, 2014 के पहले की तुलनात्मक रूप से। दूसरा, 95% उस वृद्धि में विपक्ष प्रतिपक्ष के विभिन्न पार्टियों के लोग हैं। और तीसरा कि ये जो 3 भाई बहन हैं बीजेपी के, सीबीआई, ईडी और आईटी, जब आप बीजेपी की कपड़े धोने वाली मशीन से निकल जाते हैं, जब आप दल बदल कर लेते हैं, तो यही तीनों एजेंसियां भाई बहन आपके भाई बहन बन जाते हैं। ये 3 आंकड़े हमने प्रस्तावित किए हैं कांग्रेस की तरफ से, संसद में बोले हैं, हमारे प्रेस डिपार्टमेंट ने बोले हैं। लेकिन इसका विकल्प क्या है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप पक्षपात द्वारा, बराबरी की निगाह से नहीं ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, तो वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। और इस बराबरी की व्यवहार को न रखने के आधार पर मेरा सुझाव है कि हमको घोषणा करनी चाहिए। बाद के राजनीतिक गठबंधन बाद में बनेंगे, लेकिन कम से कम ये संवैधानिक और कानूनी गठबंधन अभी बन जाना चाहिए कि सामूहिक रूप से इस देश की जो भी प्रमुख 15 पार्टियां हैं, वो एक साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय में याचिका करेंगी कि अगर आप बराबरी का उपयोग या जो बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं इस एजेंसीज के विषय में, तो वो हमारे संवैधानिक मूल ढांचे का उल्लंघन है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। लेकिन ये कांग्रेस नहीं, सभी पार्टी को कांग्रेस के नेतृत्व में एक साथ मिलकर याचिका करनी चाहिए। ये हुआ नंबर 2। नंबर 3, हमको सामूहिक रूप से ये घोषणा करनी चाहिए जिससे पूरे देश के सभी जो सरकारी अफसर हैं, जो इस दुरुपयोग में भागीदारी करते हैं, जो इसमें पार्टनरशिप रखते हैं, जो फायदा उठाते हैं इस दुरुपयोग का, उनको मालूम हो कि सरकार परिवर्तन के बाद एक आयोग बनेगा। उस आयोग का मुख्य काम होगा ऐसी गलत दुरुपयोग की साझेदारी जो की है अफसरों ने, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, किसी भी एजेंसी के हों, उनके विरुद्ध कानूनी एक्शन लिया जाएगा। आयोग पहले तथ्य ज्ञान करेगा और उसके बाद ये लिया जाएगा। ये हमारी औपचारिक घोषणा, और ये भी जहां तक हो सके सामूहिक रूप से होनी चाहिए। तीसरा या चौथा जो न्यायपालिका के विरुद्ध आजकल लोग जिनको बहुत कम ज्ञान है न्यायपालिका का, दिन प्रतिदिन अजीबोगरीब वक्तव्य रखते हैं। वक्तव्य के हमारे मूल ढांचे वाला जो सिद्धांत है उसको बदल दो, हस्तक्षेप करने दो न्यायपालिका के नियुक्तियों पे। हमको इसको भी सामूहिक रूप से एक कानूनी सांविधानिक गठबंधन के आधार पर विरोध करना चाहिए, संसद के अंदर, संसद के बाहर। क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य है, किस प्रकार से डरा के, धमका के, दबाव डाल के न्यायपालिका पे येन केन प्रकारेण नियंत्रण मिले। और छठा बिंदु कि हम ऐसा कानून लाएंगे, संशोधन लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे जिससे जो आज जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, एक जो पाठशाला खुली है जिसमें एक पूरा सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, सरकार गिराने का सेमेस्टर का कोर्स, बीजेपी द्वारा, बीजेपी की पाठशाला, बीजेपी के विद्यार्थी। सरकार गिराने के 3-4 बिंदु हैं। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का दुरुपयोग करके एमएलएस को खींचना, रुझाना, बदलना।
दूसरा स्टेप उनको ये करने के बाद, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन दलबदली वाला जो परिणाम है उससे बचना है, इसलिए एक स्पीकर को नोटिस दे देना जिससे कि वो अविश्वास मत का, जिससे कि वो कोई एक्शन न ले पाए, फिर दिल्ली छोड़ के बाहर भागना और अपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली संपत्ति के आधार पर एक गवर्नर राज्यपाल जिसका पद आपने विकृत कर दिया है, वो तुरंत उन्हीं डिस्क्वालिफाइड लोगों को शपथ दे देते हैं। इसको हमें एक्सपोज ही नहीं करना है, इसके विरुद्ध हमें संविधान संशोधन लाना है। और अंत में आखिरी बिंदु 7वां बिंदु, एक इस कानूनी सांविधानिक गठबंधन के अलावा ये आवश्यक है कि हमारा राजनीतिक गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। अब 10 महीने बचे हैं, 11 महीने बचे हैं, और उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब बीजेपी सबसे उत्तीर्ण परिणाम देती है राष्ट्रीय चुनावों में, उत्तीर्ण, तब भी उसका वोट शेयर 39-40 में एक कम प्रतिशत होता है। इसका सही गणित का परिणाम यह है कि अगर बाकी जो 61 या 60% है उसका ज़्यादा हिस्सा, उसका 90% अगर ये राजनीतिक गठबंधन विघटन से बचाए तो मोदी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका नेतृत्व कांग्रेस को करना है। इस बारे में शुरुआत अभी होनी चाहिए, ये निरंतर अगले 6-8 महीने में चलनी चाहिए कि जो 61% बीजेपी के विरुद्ध वोट करते हैं उनका विघटन, या उनमें से 90% का विघटन हम बचाएं। जैसा कि खड़गे जी ने कहा था अपने वक्तव्य में, मैं उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा, अंत में समाप्त कर रहा हूँ मैं अपना वक्तव्य, कि जिसको तूफानों से उलझने की आदत है, जिसको तूफानों से उलझने की आदत है, उस कश्ती को समंदर भी दुआएं देता है। और इसी भावना से लेकर कांग्रेस चली है अभियान में। यही भावना पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के साथ है और यही भावना के कारण हम विजय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक सिंघवी जी। मैं अभी अनुरोध करता हूं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी आपको संबोधित करेंगे। कांग्रेस के इस प्लेनरी सेशन में आज मौजूद खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, श्री बाघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मंच पे विराजमान सभी नेतागण, आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए देश के मेरे तमाम कांग्रेस के साथी भाइयों बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज इस पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, राजनीतिक ठहराव प्रस्ताव पे कुछ विचार रखने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं मंच का आभारी हूँ कि आज इस राजनीतिक प्रस्ताव पे मुझे विचार रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह मौका मुझे इन्होंने दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र सभी ने किया, जिसकी महाराष्ट्र में हमने अनुभव लिया। राहुल जी ने पूरे देश भर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया कि जब इन्होंने 3,500 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स चलकर एक ही संदेश देश को दिया कि हमको नफरत की भावना इस देश में जिन जिन लोगों ने फैलाई है उसको तोड़कर भारत जोड़ो का काम हमको करना है। और आपने देखा कि इनके प्रयासों को इतना अच्छा समर्थन मिला, सिर्फ कांग्रेस के लोगों का ही नहीं,
देश में के आम आदमी का, देश में के तमाम लोगों का और अन्य राजनीतिक दल जो भी जुड़ गए उस सब एक होकर आ गए साथ में। हमें नफरत की राजनीति नहीं करना है, भारत को जोड़ने का काम हमने आज तक किया है। कांग्रेस के 70-80 साल में हमने देश को मजबूत करने का काम किया है, पर पिछले 7-8 सालों में जो हम आज महसूस कर रहे हैं उसको रोकना होगा और इसीलिए भारत को जोड़ने का काम ये सबकी अहम भूमिका है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के जरिए हमने 70 साल में इस लोकतंत्र के अपने सभी उन चीज़ों का हमने अवलोकन किया कि जिसमें देश की जुडिशरी हो, देश की एग्जीक्यूटिव हो, देश की हमारी लेजिस्लेचर हो, देश की मीडिया हो, सबको हम लोगों ने स्वतंत्र रखा, सबकी आज़ादी हमने कायम रखी, सबको इज्जत दी और देश को बरकरार रखने का काम हमने पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने किया है। कि संविधान में जो लिखा है उस संविधान के सभी तत्वों को कांग्रेस ने मजबूती के साथ स्वीकारा, उसको आगे बढ़ाया और उसके अनुसार ही अपना काम कांग्रेस ने किया है। आज हम देख रहे हैं कि इन देश के चारों स्तंभों को, देश के हमारे सारे स्तंभों को यहाँ पर खोखला किया जा रहा है। संसद की हालत अपनी देखी, संसद का कामकाज बिल्कुल ठप हो रहा है। देश की सुरक्षा, देश का किसान, आम लोगों के अधिकार, देश के भाईचारे पे जो भी खतरा मंडरा था उसकी भी चर्चा हो, बढ़ती महंगाई, रोजगार, किसी विषय पे चर्चा नहीं होते हुए जो भी कांग्रेस के या विपक्ष के लोग जो सच्चाई बयान करना चाहते हैं उसको रोका जाता है, उसका जो भी रिकॉर्ड है उसको एक्सपंज किया जाता है और राजनीति लेजिस्लेचर में और लेजिस्लेचर के द्वारा या सांसद या पार्लियामेंट में जो भी विचार रखे जाते हैं उन विचारों को एक्सपंज करके रिकॉर्ड से निकालने का काम हम लोगों ने सबने नज़दीक से देखा है। हमारा ये कहना है कि ये गलत रास्ते पे लोगों को ले जाने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम मौजूदा भाजपा सरकार देश में कर रही है। हर राज्य में जिनकी वहाँ सरकार है वहाँ भी ये प्रयास हो रहा है और लोगों को दबाने का काम बड़ी सोच समझकर जो किया जा रहा है। आम आदमी का पैसा, चाहे वो LIC में हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, स्टॉक्स में लगाया हो, उसकी सुरक्षा नहीं रही, उसका पैसा खत्म हो गया, उसका जो भी मेहनत की कमाई थी उस मेहनत की कमाई को आप लोगों ने सब देखा कि इन दिनों में जो भी स्टॉक्स की पोजीशन हुई उससे देश का आम आदमी लुढ़ गया है, उसकी हालत खराब हो गई है। न इसके ऊपर कोई तहकीकात है, इसके ऊपर न कुछ बयान है, न इसके ऊपर कोई इंक्वायरी करने की शुरुआत है, कहीं पर कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और जहाँ तक सवाल अदालतों का है, हम तो देख रहे हैं कि अदालतों की, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, जजेस भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं। उनके भी हालात ऐसे हैं कि उनको भी काम करना मौजूदा हालात में, सरकार का हस्तक्षेप इतना कोर्टों में बढ़ गया है जिसके वजह से हमारी जो आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहाँ भी जाकर हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, ये सवाल आज आम आदमी और सामान्य आदमी के सामने पैदा हो गया है। एक पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह यहाँ पर हर चीज़ को नाप तोल कर जो विरोधी है उनको कुचलने का कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। और जहाँ तक सवाल है हमारे गवर्नर हाउस की, आज देश के हर गवर्नर हाउस एक पॉलिटिकल केंद्र बन गया है। हमारा हर गवर्नर राजनीति कर रहा है और राजनीति के जरिए वहाँ पर पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको डिस्टेबलाइज करने का काम ये होने जा रहा है। हमारे इस राजनीतिक प्रस्ताव में हमने कह दिया है कि हम गवर्नर हाउस की फंक्शनिंग ठीक होनी चाहिए। गवर्नर्स जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके जो सरकारों को गिराने की बात करते हैं उसको अकाउंटेबल रखना पड़ेगा ताकि वो जिम्मेदारी से अपना काम करे। और ये जो मामला चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, जिसके हमने महसूस महाराष्ट्र में किया है। एंटी डिफेक्शन लॉ का धज्जियां उड़ाई गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियां उड़ाई गई है। लोगों को, सांसदों को, हमारे विधायकों को शिवसेना से एक पार्टी से दूसरी ओर जाने के लिए मौका मिलता है।
उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके ऊपर फैसले कोर्टों में तारीख पे तारीख ये रोज होती है, फैसला नहीं होता है। और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग एक पार्टी से जो चुने जाते हैं और जिनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कहीं जाना नहीं चाहिए, उनको खुलेआम ये मौका मिलता है। आप सब लोगों ने देखा है, आजमाया है। तो मैं तो कहूँगा, एक जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि किसी के घर में चोर घुसता है, रात भर वहीं सोते हैं, खाते पीते हैं और सुबह कहते हैं जहां हम रुके यही हमारा घर है। मतलब इतने खुलेआम चल रहा है मामला कि एक पार्टी को पूरा तोड़ मोड़ कर एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियां उड़ाई गई है, ये हमने देखा है। हमारे मीडिया के भाई भी इसमें परेशान हैं, जो सरकार की, केंद्र सरकार की भूमिका नहीं लाइन टो करते हैं, उनको, उनके हाउसेस को भी किस तरीके से आज मौजूदा सरकारों के जरिए तकलीफ दी जा रही है। तो मीडिया हाउसेस भी इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं। कांग्रेस आज देश की एकमेव उम्मीद है, सिर्फ कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। और आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, आने वाला विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो प्री पोल अलायंस करे या पोस्ट पोल अलायंस करे, मेरी गुजारिश हमारे नेतृत्व से रहेगी, इसके बारे में फैसला जरूर करें। और जहां लाइक माइंडेड पार्टीज है, जहां साथ में लेना है, जहां प्री पोल अलायंस करना है जरूर कीजिए, जहां पोस्ट पोल करना है पोस्ट पोल कीजिए। स्थानिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो करने की आवश्यकता है वो करना चाहिए। लाइक माइंडेड सेक्युलर पार्टीज अगर एक होंगे तो ही भाजपा को वहां पर शिकस्त देना मुमकिन है, वरना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो आज इस्तेमाल की जा रही है, वही पूरी देश में अंग्रेजों ने किया, वही पॉलिसी आज देश में अपनाई जा रही है। विरोधियों को तोड़ मोड़ कर आज ये सब शुरू है। अंत में मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बेल बजाई जा रही है, उससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं यही कहूंगा, जो हमारे प्रस्ताव आज इस महाधिवेशन में चर्चा के लिए सामने रखे हैं, फैसला होने के बाद रणदीप भाई मेरी गुजारिश है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। इतनी मेहनत करके आज सब कमिटीज ने प्रस्ताव बनाए हैं, विचार विमर्श करके इसके ऊपर हर चीज पे आप सोनिया जी, खरगे साहब, राहुल जी सभी के मौजूदगी में ड्राफ्ट बने हैं। मेरी अपेक्षा है कि इसके ऊपर अमल करें और इस अमल करने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी रखी जाए या जोनल काउंसिल रखी जाए, जो इसकी अमल करने के लिए कांग्रेस ही सक्षम से काम कर सकती है। और इसलिए इस प्रस्ताव को ध्यान में रखकर हमें फैसला करना चाहिए। आखिर में यही कहूंगा, एक शेर यहां पर अर्ज करना चाहूंगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, मेरा यही आपसे एक कहना है। ये अगर हम कर सकते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस भरोसे के साथ में आज इन प्रस्तावों पर हर विचार व्यक्त किया जा रहा है, उसकी यहाँ पर कहीं पर ख्याल रखा जाए, उसके अमल करना चाहिए। इसके लिए यही कह के मैं 2 शब्द पूरे करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौहान साहब का। अब मैं एक नौजवान को, जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं, नसीब जी, उन्हें अनुरोध करूंगा कि वो आएँ। मेरी दरख्वास्त है वक्ताओं से 3 से 4 मिनट से ज़्यादा ना लें और कोई नाम ना लें कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा। बहुत ही आदरणीय मंच पर विराजमान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, पवन बंसल जी और सम्मानित मंच, क्योंकि 2 या 3 मिनट ही मिले बोलने के लिए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम लीडरशिप का, जिन्होंने इस मंच से एक मजदूरों की और कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने का मौका दिया। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। साथियों, बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों के नेता इस मंच से बोल करके गए हैं। आपने सुना और आप सभी जानते भी हैं कि वर्तमान भाजपा की सरकार बहुत सारे वायदे हमारे को किए थे, चाहे वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियों की बात हो, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो किसान के जो एमएसपी की बात हो, बहुत सारे वायदे किए थे। लेकिन साथियों,
आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई लच्छेदार भाषण नहीं देना चाहता। प्रदेशों में हम ये समस्या फेस कर रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार ने सत्ता संभाली है, आए दिन वाटर कैनन, पानी की बौछारें, असम गैस के गोले हमारे ऊपर दागे जाते हैं। क्या अपनी मांग मनवाना? मैं इन तक का एक छोटा सा सिपाही हूं। पूरे देश भर में हम आंदोलन करते हैं अपनी मांगों के लिए, और जो जायज मांगे शांतिपूर्वक तरीके से हम सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, बदले में हमारी बात सुनने की बजाय हमारे ऊपर लाठियां, गोलियां और हमारे को साथियों जेल में भी डाला जाता है। आज हम इस मंच से एक संकल्प लेके जाएंगे, आने वाले समय में चाहे वो विधानसभा चुनाव है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है, साथियों खासकर युवाओं से मैं एक संदेश देना चाहता हूं। आज एक संकल्प लेके जाएं, गली गली, कोने कोने, मोहल्ले मोहल्ले में आज एक हम संदेश देंगे। कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं, जो कांग्रेस का इतिहास है, वो हम लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे साथियों, तभी हम मिशन फतेह करेंगे। आपने देखा होगा 1.25 साल से ज्यादा दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर हमारे किसान भाई धरने पे बैठे रहे। भूल जाते हैं वो लोग 700 से भी ज्यादा किसानों की वहां हत्या हुई। साथियों, घंटी बज रही है, ज्यादा ना मैं बोलते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। एक बार हाथ खड़ा करके तमाम लीडरशिप और युवा साथी हाथ खड़ा करके ये आश्वासन दे कि आने वाले समय में पूरे देश भर में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस होगी। दोनों हाथ खड़े करके एक बार सारे साथी करें। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद नसीब जी। अभी अनुरोध करता हूं छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभद्रा सलाम जी को आए, वो आपको संबोधित करें। बोलिए छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महाअधिवेशन में छत्तीसगढ़ के पावन धरा में अधिवेशन के कुंभ मेले में आप सभी साथियों को स्वागत करती हूं, आप सभी का अभिनंदन करती हूं और जय जोहार करती हूं। छत्तीसगढ़ के पावन धरा की ओर में आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहला अवसर है। इस अवसर इस वर्ष हमारे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इस अधिवेशन से प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा इस अधिवेशन से ऊर्जा मिल रही है। हम सब कार्यकर्ता आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम सब समर्पित हैं। मैं कांग्रेस के उस राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन करती हूं, क्योंकि ये आरक्षण के बदौलत और मैं एक आदिवासी क्षेत्र और एक आदिवासी इस आरक्षण के बदौलत मैं कांकेर जिले के उस ब्लॉक से हूं जहां अंतागढ़ ब्लॉक मैं सन 84 से 98 के बीच में पंचायती राज के कारण
मैं जनपद की अध्यक्ष बनी। 2004 से 8 के बीच में मैं जिला पंचायत की सदस्य बनी और उसके बाद मैं जिला पंचायत अध्यक्ष और अभी मैं वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी कांकेर जिले की पद में हूं। और इस पद के मुझे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रदेश के समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ जनों को मैं धन्यवाद देती हूं। एक आदिवासी महिला आज जिला कांकेर के संगठन को बराबर सभी मिलके आदिवासी क्षेत्र से हम सब मिलके ना मजबूती की ओर ले जा रहे हैं। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इस अधिवेशन से आज पूरे राज्य के समस्त कार्यकर्ताओं को इस कुंभ के मेले की तरह अधिवेशन में सबको इतना ऊर्जा मिला है। आने वाला समय ये चुनावी वर्ष है, हम समस्त कार्यकर्तागण संगठन को और मजबूती करेंगे। और मैं बताना चाहूंगी आज हमारे इस राजनीतिक आरक्षण के विधानसभा में प्रस्तावित पारित किया गया है।
जो मेरे देश के झंडे को माने वो देशभक्त है, राष्ट्रगान को माने तो वो देशभक्त है, देश के संविधान को माने तो वो देश का भक्त है। जो लोग ना राष्ट्रगान को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं और ना ही हमारे देश के ध्वज को मानते हैं, उनको देशभक्त हम लोग कैसे माने? तो ये खुलकर ये विचारधारा की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमारे देश के सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो विचारधारा की ऐसी लड़ाई कि जो जाति, धर्म, प्रांत और भाषा के नाम पर देश को बंटवारा करके देश की जनता को आपस में लड़ा के, इस भारत माता की संतान को आपस में लड़ाकर अपनी सत्ता की व्यवस्था करने वाले जो लोग हैं उसके खिलाफ की ये लड़ाई है। तो उस लड़ाई के लिए मैं ये कहूंगा कि आजादी के जंग में जब लड़े थे तो बिना काडर नहीं, सब लोग कहते हैं खड़े होके कि कांग्रेस एक आंदोलन है, मैं भी कहता हूं कांग्रेस एक आंदोलन है, पर कोई भी आंदोलन बिना काडर का नहीं हो सकता है। और काडर पहले भी था, आज भी उस काडर की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस में सबसे ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं का विचारधारा का प्रशिक्षण। तो मैं पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में यह भी कहूंगा कि हमारी इस लड़ाई को, इस राजनीतिक लड़ाई को, इस विचारधारा की लड़ाई को अगर लड़ना है तो कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बारे में हमको लगातार सोचने की जरूरत है, उसके लिए व्यवस्था करने की जरूरत है, उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। और मेरी बात को मैं अंतिम शब्दों में यही कहूंगा कि जो रिजोल्यूशन में बात आया है भागीदारी वाला, हम लगातार कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये भागीदारी वाला जो यहां पे रिजोल्यूशन आया और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं को लेकर जिस प्रकार से प्रावधान किया गया, ये हम सब के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जनता की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी ही इस प्रकार का प्रावधान रख सकती है, बाकी सब तो दिखावा कर सकते हैं। मैं बात को समाप्त करते हुए ये कहा कि इन लोगों के दो बाजार हैं, एक नफरत का बाजार है जो नफरत फैलाते हैं और दूसरा उनका राजनीति उनके लिए बाजार है। और राजनीति हमारे लिए देश की सेवा का काम है। वो राजनीति के बाजार में इसलिए कहता हूं कि उनके लिए एमपी, एमएलए और कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को, इलेक्टेड लोगों को खरीदना, वो हर जाके पूरा स्टेट खरीदते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में जाके, कभी कभी जो बनी हुई सरकारी और लोगों को जो मैंडेट है उन मैंडेट को वो लोग खरीदते हैं। वो राजनीति उनके लिए बाजार है और कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति है, ये जनसेवा का माध्यम है और इसीलिए हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद लालजी देसाई जी। अब मैं अनुरोध करूंगा, रुद्र राजू जी है आंध्र प्रदेश से, वो आपको संबोधित करेंगे। Thank you very much, sir. Honorable Congress President, senior leaders on the dais, my dear friends. So I want to take this opportunity to thank Congress Working Committee for including a special category status for Andhra Pradesh in the Subjects Committee. As you are well aware that under the leadership of Srimati Sonia Gandhi ji, as the UPA chairperson, Dr. Manmohan Singh ji as the Prime Minister, so we have been demanding for the special category status. And even UPA government has passed a AP Reorganization Act of 2014. So I request this House even to focus upon more on the AP Reorganization Act so that we can get back the vote bank of the Congress party. So the Polavaram, a major irrigation project, for the first time in the history, we have constituted a PPA and we have given that as a national project. And about the backward area developments in the Andhra, both in Rayalaseema and Uttarandhra, so we have given special package for that. So even we will have to implement that. And the important thing is the privatization of steel plant in Vizag, which was laid by Srimati Indira Gandhi ji, and it has been developed a lot by Rajiv ji and as well as P.V. Narasimha Rao ji. So it was almost 22,000 acres and worth of 3,000 crores being monetized by this BJP government. So I request you all to protect against that steel plant. Thank you very much for giving this opportunity for Andhra Pradesh, and I also thank all the delegates both from Andhra and Telangana. Jai Hind, Jai Congress. थैंक यू रुद्र राजू जी। मैं कुछ नाम अभी बोलता हूँ, वो सब मंच के नज़दीक आने से अच्छा होगा।
गौरव वल्लभ जी, पवन खेरा जी, श्रीनिवास, इंडियन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, शेख अमीर बारामुल्ला और वीवी रामसुब्बू जी, जीतू पटवारी जी और करण महाल जी। मैं अभी अनुरोध करता हूं गौरव वल्लभ जी आए, आपको संबोधित करें। परम आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, आज का 85वां महाधिवेशन एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के बाद हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक इसलिए है कि इसने नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को बैकफुट पे ला दिया है, पर उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक काम भी किया है कि आज देश में मुख्य पटल पर चर्चा हो रही है निरंतर बढ़ती बेरोजगारी की, निरंतर बढ़ती महंगाई की। आज चर्चा देश में अमृतकाल की नहीं हो रही है, और नहीं चाहिए हमें ऐसा अमृतकाल जहां पर देश में भुखमरी की रैंकिंग 121 देशों में 107वें नंबर पर हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पे पर कैपिटा इनकम के अनुसार हम दुनिया के 197 देशों में 142वें नंबर पर हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पर 600 से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे देशों में व्यापार सेट कर रहे हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पे देश में जेंडर गैप इंडेक्स 135वें नंबर पर हो। हमें ऐसा अमृतकाल भी नहीं चाहिए जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आज कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है, 23 करोड़ लोग गरीब हैं। दूसरी ओर यूपीए सरकार का 10 साल का काम वो है, और वो काम क्या था कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेकर आने का काम किया। हमने आर्थिक प्रस्ताव आज आप सबके सामने रखा, उसके 2-3 मुख्य बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जो 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी देश के युवाओं पर थोपता हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पे 60% हिंदुस्तान के काम करने वाले लोग रोजगार की तलाश ही नहीं कर रहे क्योंकि वो हताश हो चुके हैं सरकार की नीतियों से। और ये नोटबंदी से लेकर तालाबंदी का सफर हुआ, इस नोटबंदी से लेकर तालाबंदी के सफर ने सिर्फ एक ही काम कराया, एमएसएमई और छोटे उद्योगों पर ताले लगवा दिए। और आज जो मैं एक आंकड़ा आप सबके सामने रख रहा हूं, CIA कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशंस का एक आंकड़ा, वो कहता है 76% एमएसएमई लॉस में चल रहे हैं। अरे चलेंगे ही ना, क्योंकि देश की सरकार सिर्फ 2 लोगों के बारे में सोचती है, उस सेक्टर के बारे में नहीं सोचती जो 12 करोड़ लोगों को डायरेक्ट रोजगार देते हैं। उस सेक्टर के बारे में नहीं सोचती एमएसएमई। 74% एमएसएमई पिछले 5 सालों में या तो उनकी आय घटी है या वो बंद हो गए। ऐसे अमृतकाल से तो मैं कहूंगा देश के लोगों को विष देकर 2 लोगों को अमृत पान कराना अमृत काल नहीं है, वो देश के लोगों के लिए विष काल है। इसलिए हमने हमारे आर्थिक प्रस्ताव में भी, आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, हमने कई मुद्दों पे बात की। एक अहम मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। हम ये चाहते हैं कि देश में अर्थव्यवस्था में सिर्फ फोकस जीडीपी ग्रोथ पर ही ना हो, फोकस इस बात पर हो कि देश में नए रोजगार का सृजन कितना हुआ हो, देश में लोगों की जीवन स्तर में सुधार किस तरह हुआ हो, देश में लोग किस तरह खुशहाली और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमने ये प्रस्ताव किया कि हम जो आर्थिक हमारा जो मॉडल है, जो 1991 का जो मॉडल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया, और उसके कारण देश में एक बड़ा तबका मिडिल क्लास आया,
उस मिडिल क्लास को आज की सरकार की नीतियां लोअर इनकम ग्रुप में ट्रांसफर कर रही है और लोअर इनकम ग्रुप को पॉवर्टी में ट्रांसफर कर रही है। हमारे मॉडल में हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऐसे विकास की बात करते हैं जहां पे विकास यात्रा का फायदा हर व्यक्ति को मिले, सिर्फ 2 व्यक्तियों को नहीं। देश में अगर 10%, 8%, 6% विकास दर आती है तो सिर्फ 2 लोग आगे बढ़ते हैं। 600वें नंबर का आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का रईस बन जाता है। अरे ये फॉर्मूला देश के युवाओं को भी दे दो मोदी जी, कि वो 600 नंबर वाला आदमी देश में दुनिया में दूसरे नंबर का रईस कैसे बन गया। देश के युवाओं को वो फॉर्मूला दे दो, MSMEs को वो फॉर्मूला दे दो। बार बार मुझे अपनी बात संक्षिप्त में समाप्त करने का निर्देश मिल रहा है। मैं आप सभी का और जिन्होंने मुझे अवसर दिया है यहाँ पर खड़े होकर इस ऐतिहासिक महासम्मेलन में अपनी बात कहने का, मैं उनका आभारी हूँ। मैंने कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं। हम सबकी जिम्मेवारी है इन तथ्यों से देश के लोगों को और मतदाताओं को चुनावों से पहले अवगत कराएं और वापस ऐसी सरकार को चुनें जो लोगों के बारे में सोचती हो, जो लोगों से चुनी गई हो और लोगों के बारे में सोचती हो, जो सिर्फ 2 लोग ना चलाएं और 2 लोगों के बारे में ना सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संबोधित करें। कन्हैया कुमार। सम्मानित मंच और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में आए हुए देश भर के आप तमाम प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और जो हमारी संचालन समिति है उसको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस 85वें महाधिवेशन में बोलने का मौका दिया है। मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हमारे देश के लोग 85वें महाधिवेशन से जुड़े हुए हैं, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक नौजवान होने के नाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मौजूदा स्टीयरिंग कमेटी है उसने जो संविधान में एक संशोधन किया है कि पार्टी प्रतिनिधित्व में हर एक स्तर पर 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को 50% तक सीट जो आरक्षित किया गया है, मैं इस देश के नौजवानों के बिहाफ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन है। महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन इसलिए है कि आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। दुनिया का हर 5वां नौजवान कोई ना कोई भारतीय है। ऐसे वक्त में देश की दशा क्या होगी, देश की राजनीति क्या होगी, समाज का स्वरूप क्या होगा और हमारे आने वाले भविष्य का मुस्तकबिल क्या होगा, इसको इस देश का नौजवान तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस बदलाव को महसूस किया है, उसके लिए हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दोस्तों, आज जब रायपुर में देश की सबसे पुरानी पार्टी उसका 50वां महाधिवेशन हो रहा है, तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए यह हमारा डिस्कशन हो रहा है, यह प्लेनरी सेशन हो रहा है। और यहां मैं आपके बीच मौजूद हूं हमारे देश के इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए उसके संबंध में कुछ बातें रखने के लिए। सबसे पहली बात तो हमको यह समझना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था,
देश के लोगों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है। कोई भी ऐसी आर्थिक नीति जिसमें देश के लोगों को नजरअंदाज किया गया है, वो आर्थिक नीति देश की आर्थिक नीति नहीं हो सकती है। और आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि नारा देश का लगाया जाता है, नाम देश का लिया जाता है और तिजोरियां दोस्त की भरी जाती है। ऐसी आर्थिक नीतियां आज इस देश के अंदर लाई जा रही है। मेरा एक सीधा सवाल है इस देश के हुक्मरानों से, कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता होने के चलते, कि ऐसी कौन सी ऐसी नीति है कि देश गरीब हो रहा है। हमारा आर्थिक आंकड़ा हमको बताता है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज के वक्त में। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां बेरोजगारी सर चढ़ करके बोल नहीं रही है। आप तमाम सर्वे उठा करके देख लीजिए, लगातार अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। इस देश के संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा होता जा रहा है। वैसी परिस्थिति में जो देश की संकल्पना है, जिसको महात्मा गांधी ने देखा है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा है, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने देखा है, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखा, जिसको स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा, जिसको इस देश की संविधान ने इस रूप में वर्णित किया है कि देश देश के लोगों से बनता है। जब देश देश के लोगों से बनता है तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे गरीब हो रहा है और देश के दो चार पूंजीपति कैसे अमीर हो रहे हैं। यह कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो मौजूदा सरकार चला रही है। आप मुझे बताइए कि आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है और देश के एक दो पूंजीपति दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के शुमार हो जाते हैं। मैं यहां यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी अमीरों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योग धंधों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। लेकिन हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधानमंत्री के पास चलने के लिए 8,500 करोड़ का विमान हो। हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में शिक्षा नहीं हो, कलम नहीं हो, स्लेट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, मोबाइल नहीं हो और इस देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं, बीएसएनएल के बारे में क्या कहा गया? बीएसएनएल के बारे में कहा गया बीएसएनएल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइए कि जियो धन धनाधन कैसे करेगा? यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है। सरकार क्या करेगी? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं इस देश के नीति निर्माताओं से कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया, तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब एयर इंडिया नहीं होगा, जब रेलवे नहीं होगा, जब बीएसएनएल नहीं होगा, तो मैं कहता हूं कि इस देश में मंत्री की क्या जरूरत है? जब देश में जनता नहीं होगी तो फिर इस देश में सरकार की क्या जरूरत है? जब देश में स्कूल नहीं होगा, अस्पताल नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगी, तो आप मुझे बताइए कि फिर संसद की क्या जरूरत है? इस देश की जो पूरी की पूरी संकल्पना है, उस संकल्पना को आज एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में पुनर्विचारित करने की जरूरत है। देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग। डीडी नेशनल पर एक कार्यक्रम आया करता था, नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एपिसोड में नेहरू जी आम लोगों से पूछते हैं कि बताइए कौन है भारत माता? किसको भारत माता कहते हैं? भारत माता इस देश में रहने वाले लोग हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की जय बोलने का मतलब है इस देश के 140 करोड़ लोगों की जय। और 140 करोड़ लोगों की जय का मतलब है कि 140 करोड़ लोगों के हाथ में पढ़ाई हो, 140 करोड़ लोगों के हाथ में काम हो, 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, 140 करोड़ लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था हो, 140 करोड़ लोगों के लिए चलने के लिए सड़कें हो, गाड़ियां हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो।
और आपने देखा कि देश में कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी बपौती समझ लिए हैं। अभी जब मैं हवाई जहाज की बात कर रहा था तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट याद आ गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे भारी जो है सिक्योरिटी फोर्स आई थी हमारे एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए। तो मैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को इस महाधिवेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको मालूम नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। आपके पुरखों ने जिन अंग्रेजों की चापलूसी की थी उन अंग्रेजों से लड़ करके हमने इस देश को आजादी दिलाई, इस बात को याद रखिएगा। ना आपके जेल से डरेंगे, ना आपके मुकदमे से डरेंगे, ना आपकी लाठियों से डरेंगे, ना आपकी गोलियों से डरेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की पार्टी है और इस देश के हकूक के लिए लड़ती रहेगी, इस बात को याद रखिएगा। और आज के समय में जो आर्थिक लूट की नीतियां चल रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, फायदा होगा तो अदानी का और नुकसान होगा तो LIC का, ये हम नहीं चलने देंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। फायदा होगा तो प्रधानमंत्री जी के दोस्त का और नुकसान होगा तो इस देश के आम लोगों का पैसा जो SBI में पड़ा हुआ है उसका, ये हम नहीं चलने देंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहरेदार हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के असली चौकीदार हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिजॉल्व करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यह जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसमें इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो या वैसे भी लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो सब भारत के लोग हैं और उनके हकूक के लिए, उनके अधिकार के लिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बचाए रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघर्ष करेगी। और यही जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है कि हम देश के लोगों के बुनियादी सवालों के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और इस देश के संविधान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम सम्मानित मंच और आप तमाम प्रतिनिधियों का एक बार पुनः स्वागत करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद कन्हैया कुमार जी। अभी अनुरोध करूंगा पवन केरा जी आए और आपको संबोधित करें। नमस्कार साथियों, जिन्हें सुन सुनकर हम बोलना सीखे हों, उनके सामने बोलने में बड़ा घबराहट होती है। आज मुझे ये अवसर मिला कि जिन सोनिया गांधी जी को हम सुन सुनकर प्रेरित होते थे, आज उनके आशीर्वाद से मैं 85वें महाधिवेशन में बोल रहा हूं। वक्त ऐसा आया है इस देश में अभी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब जब बोलते हैं उनकी वाणी में चूल्हे की महक होती है, मिट्टी की खुशबू होती है। और जब राहुल गांधी दहाड़ते हैं तो दिल्ली से नागपुर तक नेहरू गांधी बोलते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके पूरी नेता। उन्हें समझ ही नहीं आता हुआ क्या, अब जवाब क्या देंगे। सोनिया जी से हम सीखे हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सौम्यता से कोई समझौता नहीं होता है, कोई मूल्यों से कोई समझौता नहीं होता है। ये हम सोनिया जी से सीखें। राहुल जी, आप में महात्मा गांधी की सरलता और नेहरू की गहराई है। आपसे ये क्या मुकाबला कर पाएंगे।
दो तरह की विचारधाराओं की लड़ाई है, दो तरह की विरासतों की लड़ाई है। दिस इज अ बैटल नॉट जस्ट ऑफ टू आइडियोलॉजीज, दिस इज अ बैटल ऑफ टू लेगेसीज। तो जब मैं आपसे कह रहा था कि ये दो विरासतों की लड़ाई है, जड़ें जोड़ती हैं और शाखाएं बांटती हैं। हमारी जड़ों से इनको नफरत है, क्योंकि हम जोड़ने की बात करते हैं। हमें इनकी शाखाओं से नफरत नहीं है, लेकिन जो इनकी शाखाएं बांटने का काम करती हैं, उसी को रोकने के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, क्या जरूरत थी राहुल गांधी जी को इस तरह से पैदल चलने की, लोगों से मिलने की, इतना संघर्ष करने की। मुझे मीडिया के साथियों पर भी, उनको देखता हूं तो बड़ा बुरा लगता है, दर्द होता है मन में। आज इनकी आवाज भी बंद कर दी गई है। हम तो फिर भी बोल लेते हैं विपक्ष में रहकर, हम तो बोलते रहेंगे। हां, कभी कभी हवाई जहाज से हमें उतार दिया जाता है, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे। हमारे जो मीडिया के साथी हैं, 2014 से पहले ये हम पर खुलकर हमला बोलते थे, और इनका हक था, बोलना चाहिए था इनको, इनका कर्तव्य था, ये बोलते थे। आज ये सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। सरकार से पूछना तो छोड़ दीजिए, ये हमसे ही सवाल पूछते हैं। चलिए, आपका स्वागत है, आप हमसे सवाल पूछिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल प्रेस वार्ता कर रहा था, मुझसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी दाढ़ी कब हटाएंगे। वैसे राहुल जी, आपकी जो दाढ़ी है ना, ये करोड़ों लोगों के संघर्ष की दास्तान इस दाढ़ी में दिखाई देती है, जो आपसे मिले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इस दाढ़ी को जब देखते हैं तो पिछले 9 साल का सफर इस देश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान, इस देश के जूझते हुए व्यापारी, इस देश का मीडिया, हम सब का सफर दिखता है इस दाढ़ी में। हम देख रहे थे आप कैसे करोड़ों लोगों से मिलते थे, उनका दर्द सुनते थे, उनका दुख बांटते थे। बार बार घंटी बज रही है, लेकिन यह बात जरूरी है कि ये जो लड़ाई है, मध्यवाद की लड़ाई, लेफ्ट और राइट दोनों से होती आई है। जो सेंट्रिज्म है, सेंट्रिज्म दोनों का सम्मिश्रण है, लेफ्ट का भी और राइट का भी। ये देश मध्यवादी देश है, कांग्रेस पार्टी मध्यवादी पार्टी है। इस देश का संवैधानिक मूल्य जो है, जो ढांचा है, वो भी मध्यवादी है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है कि हम लेफ्ट के खिलाफ हैं या राइट के खिलाफ हैं। हम एक्सट्रीम लेफ्ट के खिलाफ हैं, हम एक्सट्रीम राइट के खिलाफ हैं। तीसरी बार घंटी बजी है और रणदीप जी बार बार मुझे आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और तो क्या होगा, 1-2 बार और हवाई जहाज से उतार देंगे, हम उतर जाएंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे, आपकी आवाज उठाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि मेरा नेता राहुल गांधी, मेरी नेता प्रियंका गांधी, मुझे आज तक वो डरते हुए नहीं दिखे, तो हम क्यों डरें? हम भी नहीं डरेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद पवन खेरा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा शेख अमीर बारामुल्ला से। शेख अमीर जम्मू कश्मीर से। आदरणीय मंच पे बैठे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके हमरा मोहतरमा सोनिया गांधी जी, खासकर मेरे जम्मू कश्मीर के
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन जनाब वकार रसूल वानी साहब और मंच पे जितने भी विराजमान जितने भी लीडर हैं, और मेरे सामने एक कांग्रेस की एक बहुत बड़ी फौज, एआईसीसी और पीसीसी के मेंबरान, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। हाल ही में जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर चले थे, उस पर एक शेर अर्ज करना चाहता हूं और आप सबकी नजर करना चाहता हूं कि बहुत छाले थे उसके पैरों पर, बहुत छाले थे उसके पैरों पर, जरूर असूलों पर चला होगा। एक ऐसी यात्रा जो मोहब्बत का पैगाम कन्याकुमारी से ले चली। राहुल जी कश्मीर पहुंचे, आपने देखा कि फिजाओं में जो खौफ मौजूदा सरकार ने फैलाया हुआ है, उन फिजाओं में मोहब्बत भरने के लिए, उस फिजाओं में, उन हवाओं में मोहब्बत का रंग भरने के लिए राहुल जी ने एक इनकलाब लाया, और उस इनकलाब की अब जिम्मेदारी जो है हम सब पर आयद होती है कि तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हैं, तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नरम लहजे से पत्थर भी पिघल सकते हैं। वो रवानी, वो नरमी, वो मोहब्बत का पैगाम लेकर जो राहुल जी पूरे मुल्क में चले, आपने देखा कि चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, खासकर नौजवान इस यात्रा में शामिल हुए, क्योंकि राहुल जी एक उम्मीद लेकर आए थे, एक उम्मीद लेकर आए थे जो मौजूदा सरकार पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल फैला रही है। बार बार राहुल जी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में लगाने आया हूं, और यही मोहब्बत की दुकान इस नफरत के बाजार को उखाड़ फेंकेगी। कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो अब ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे रोज बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। घंटी बज रही है, शायद देर हो गई, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेकिन जाते जाते मैं ये कहूंगा कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाएं। जिस तरह का राहुल जी ने नौजवानों की तरफ, नौजवानों को लीडरशिप की देने की एक बात चली है, उसका नजारा, उसका मंजर आप देख रहे हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर में हमारे पीसीसी के सदर एक नौजवान आए हैं जो नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, और नौजवानों को मौका मिल रहा है। अब ये मशाल, इस तरक्की की मशाल, इस जुल्म के खिलाफ जो मशाल अब निकलेगी, वो नौजवान निकालेगा। आप सबको अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद शेख अमित जी। नाउ आई रिक्वेस्ट द president of the Karnataka Pradesh Congress Committee, Mr. D.K. Shikumar, to address the gathering. नमस्कार। जोड़ो जोड़ो, आई थिंक यू ऑल आर स्लीपिंग। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। Namaskar to all of you. Mr. Mallikarjun Kharge ji, the President of the Indian National Congress, our leader Srimati Sonia Gandhi ji, who has given her contributed 25 years of her life for the sake of the Congress Party when Congress Party was in deep crisis. Srimati Priyanka Gandhi ji, and all the leaders who are on the dais, and all the Congress leaders who have come from the different part of the country. Ladies and gentlemen, you all know that Congress strength is country's strength. Congress history is country's history. Today, a block Congress president of Gulbarga has been elected of the
AICC President. This is the history of Congress Party. 50 years of his political journey from a bloc president to a AICC President. No political party could have taken such type of a decision in a democratic setup. This is what the Congress Party has shown to this country. Today, Srimati Sonia Gandhi is here. I would like to thank her for giving me an opportunity to serve as the President of the Karnataka Pradesh. I was also a Taluk Youth Congress President. From then I am the State President. But one thing in the history of Indian politics, we all have been misused by the BJP, myself, Chidambaramji and all of the friends. We were put in their jail. The mother, Srimati Sonia Gandhi, came and visited us, gave us strength that we all are there. Congressmen, you don't need worry. You all have fought for the Congress Party. I wholeheartedly thank on behalf of all the countrymen that the strength which she gave us cannot be forgotten by any one of us. That is, our loyalty lies with the Gandhi family and the Congress Party. Today, Rahulji has walked the streets of this country. We are in difficult times. He never saw 5,300 kilometers. Bharat Jodo Yatra is an history of Indian politics. Whichever political party any leader may be, this has shown how the hatredness, how the price rise, how the employment problem, what the country is facing, the love and affection of this country has been towards the Congress Party. On behalf of all congressmen of this country, I would like to thank him for again rejuvenating us, give us a bold strength that yes, here is a leader who can stand by you as a worker. He sacrifices Prime Minister post. Srimati Sonia Gandhi should have become the Prime Minister of this country. Abdul Kalam ji invited her to become the Prime Minister of this country. Rahul ji had to become the Prime Minister of the country. But to see that an economist, to see this country, she appointed Manmohan Singh and the country flourish. This is the history of what Congress Party has given. We have got so many programs under the leadership. We have a big revolution of Narega, big revolution of Food Security Act, big security of right to education. All this what Congress Party has done. Many of our friends tell that Congress Party has not given anything. The voice what Congress Party has been given. The constitution what Congress Party has given. The amendments what Congress Party has given. That is the strength of Congress Party in this globalization world. Today, we all are facing, Karnataka is facing an election. I don't want to take much time. My friend Hari Prasad is bailing me out. I don't want to take much of the time. Karnataka Congress Party is facing the election. I would like to assure Mr. Mallikarjun Kharge ji and Sonia Gandhi on this dais. As a congressman, we will deliver Congress Party to Karnataka, Karnataka to the country. We want the Congress Party should be the opening to the entire country for the next 24 election. I assure you, sir, Mallikarjun ji, Kharge ji, you are from my state. We know that your prestige and the country prestige lies. You know the confidence of Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. Priyanka Gandhi came and she has given us a great opportunity by announcing every BPL cardholder of this Karnataka. And at the same time, we announced 2,000 units of power to every household of Karnataka. So though BJP could not fulfill their promises, but Congress Party has always committed to the progress of the everyone. I wish all the men around this, the leaders, to help us send a message to the state of Karnataka, whoever relatives you have, whoever friends you have, to tell them that yes, Karnataka should be the opening for this country and Congress should come to power with all your support and blessing. I thank the ACC leaders who have given me an opportunity to few words. I wanted to share a lot of things, but due to the time constraint, I am ending my speech. Once again, Jodo, 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 Jodo. Jai Congress Party, Jai Mallikarjun Kharge, Jai Sonia Gandhi, Jai Rahul Gandhi.
थैंक यू शिव कुमार जी। मैं अभी अनुरोध करूंगा उत्तरांचल से करण मेहर जी। कांग्रेस पार्टी के 85वें अधिवेशन में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष, हम सब की नेता, कांग्रेस की आवाज़ आदरणीय सोनिया गांधी जी, मंचासीन सभी लीडरान और देश के कोने कोने से आए हुए कांग्रेस के सभी सम्मानित पारिवारिक जन, आज एक सम्मेलन के द्वारा बहुत सारे रेजोल्यूशंस को हम सब के बीच में लाया गया है। उसके लिए मैं सम्मानित नेतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है और उस साजिश को तोड़ने का एक बड़ा काम करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को पड़ी है। ये साजिश शुरू हुई थी आजादी की लड़ाई से, जब भारत छोड़ो का नारा लेकर कांग्रेस के साथी देश की आजादी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं आरएसएस और उससे संबंधित सारे संगठन भारत छोड़ो अभियान का विरोध कर रहे थे और उस साजिश का भारत की आजादी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत के उन गरीब, मजलूम और पिछड़े लोगों को जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स थे, उनकी रीढ़ को तोड़ने का काम, उनकी आर्थिकी को तोड़ने का काम आरएसएस और आरएसएस के लोगों ने करा। सबसे पहला काम उन्होंने किया, भारत के उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी समाप्त करके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कांग्रेस के वोटर की आर्थिकी को खराब करने का काम किया। ना कोई ड्राइवर बन सकता है, ना कोई चपड़ासी बन सकता है। गरीब के बच्चे की रोटी छीनने से लेके उसकी नौकरी को छीनने की जो साजिश थी, उस साजिश को तोड़ने का काम हमको करना है। जो कर्मचारी वर्ग जो कांग्रेस के शासन में नौकरियों में आए थे और उनका एक स्वाभाविक झुकाव कांग्रेस की तरफ था, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू किया। ये दो ऐसे काम थे जिसने भारत की आर्थिक व्यवस्था को चरमराने का काम किया। लोगों को जिस समय सर्वाधिक संभालने की जरूरत होती है, जब उसकी बेटी की शादी होती है, जब उसको मकान बनाना होता है, जब वो रिटायर होके घर आता है, उसकी वो पेंशन खत्म करने का काम इन्होंने किया है। आज के दौर में अजीब सा माहौल बीजेपी ने ला दिया है। एक तरफ याद आती है आदरणीय राजीव गांधी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी की जब तबीयत खराब हुई, आदरणीय राजीव गांधी जी ने उनको इलाज के लिए विदेश भेजने का काम किया और उसमें भी उनके सम्मान की रक्षा करते हुए डेलीगेशन के अध्यक्ष के पद पर बैठाकर उनको विदेश भेजा। दूसरी तरफ आज के युग में जब हमारे यहाँ महाधिवेशन होने वाला है, 4 दिन पहले ईडे की छापे पड़ते हैं, पवन खेड़ा जी को जहाज से उतार लिया जाता है। ऐसी लड़ाई इसे देश में चल रही है। आप और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और पूरी ताकत से लड़ना है। अगर भला चाहते हो हिंदुस्तान का, अगर भला चाहते हो हिंदुस्तान का, तो कारवां में शामिल हो। यूं कोई एक बूंद अकेली समुंदर नहीं बनती, यूं कोई एक बूंद कभी अकेले समुंदर नहीं बनती। जय हिंद, जय भारत। खाना बाना हो गया होगा, थोड़ी सुस्ती आ गई है। जोर से बोलेंगे, जोड़ो जोड़ो, और जोर से जोड़ो जोड़ो। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा भाई जीतू पटवारी जी को आए और संबोधित करें।
आदरणीय मंच पर विराजित हम सबकी नेता, देश के और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनके लिए आदर का एक ही विषय हो सकता है, जिन्होंने पदों को त्यागना क्या होता है और बिना पद से सेवा क्या होती है, और पूरी जिंदगी देश और कांग्रेस के लिए अपना सब कुछ समर्पण करना क्या होता है, वो सिखाने वाली आदरणीय हमारी सोनिया जी, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। मंच पर विराजित हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी, आदरणीय हम सबके प्रेरणा के स्रोत और मेरे जैसे कई परिवार के साथियों को राजनीति में एक दिशा और दशा के साथ आदर्श के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले, जिन्होंने बताया देश को कि किस तरीके से एक अपने आप को समर्पण करके इतनी बड़ी यात्रा जो कभी आदरणीय शंकराचार्य जी ने की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल ही पैदल, आदरणीय राहुल जी, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत होना चाहिए। साथियों, मंच पर विराजित सभी सम्मानित नेतागण, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय वेणु जी, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है। हमारी विचारधारा ने देश को आजाद कराया, हमारी विचारधारा ने देश की उन्नति के लिए बलिदान दी, शहादत दिए। हमने देश के लिए विपक्ष में रहकर भी देश सेवा की। हमारी इतनी बड़ी विरासत है। जैसा मैंने कहा कि एक त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में सोनिया जी के आदर्श, उससे पहले महात्मा गांधी का विचार, उससे पहले हमारे शहीदों की शहादत, इतनी बड़ी पूंजी के साथ आप सब ये 85वें अधिवेशन में उपस्थित हो, मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए गौरव का विषय है। साथियों, जब रामायण काल में राजा दशरथ ने राम को कहा कि आपको वनवास जाना है, तो श्री राम राजा ही थे। उन्होंने जब वन की ओर प्रस्थान किया तो उनको रास्ते में केवट मिले, उनको रास्ते में सबरी मिली, उनको रास्ते में वानर मिले, उनको गरीब मिले, वनवासी मिले, किसान मिले, वानर मिले, उनको उस समय के राजा नहीं मिले, उस समय के अमीर लोग नहीं मिले, उस समय के बड़े लोग नहीं मिले। इसी प्रकार जब भारत जोड़ो यात्रा भारतवर्ष में चालू हुई तो राहुल जी को कौन मिला? उनको मिले किसान, गरीब, बेरोजगार, शोषित, वंचित, कोई उद्योगपति नहीं आया, और आप मिले, कांग्रेस जन मिले। आप सबको ये याद रखना चाहिए कि रावण का उस वक्त का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी, जिसकी सोने की लंका थी, भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था न मरने का, उसका भी अंत इन वानरों ने कर दिया है। अब इस युग में हमें भगवान राम अपनी जगह रावण का उदाहरण दिया है। आप ही वो लोग हैं जो अहंकार का अंत कर सकते हैं। साथियों, हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने वो सब कुछ किया है जो हमें एक आदर्श के रूप में आम जन में जाके बोलने की आवश्यकता है। अब बारी हमारी है। साथियों, मैं मंच पर विराजित सभी नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जब पहली बार खड़गे जी ने अध्यक्ष बनने के बाद अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि कांग्रेस पार्टी 50% युवाओं के लिए रिजर्वेशन करने वाली है। जब अधिवेशन हुआ राजस्थान में तब भी इस बात को दोहराया गया, और जब आज संविधान संशोधन हो रहा है तब भी इस बात को प्रमुखता से लिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं इसकी हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी अगर सही तरीके से रूपरेखा बनाएगी तो कांग्रेस पार्टी ताकत से बीजेपी से लड़ने के लिए और ताकतवर होगी। यही भावना मैं आप सबके सामने व्यक्त करता हूं। अंत में इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक डरा हुआ राजा, एक डरी हुई मीडिया, एक डरा हुआ समाज और एक डरा हुआ न्याय कभी भी देश को अच्छी उन्नतिशील विचारधारा पर नहीं ले जा सकता है। अगर ये देश में चारों डरे हुए हैं तभी तो छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा हुआ, तभी पवन खेरा जी को प्लेन में से उतारा गया, तभी राहुल जी को ईडी में 16-16 घंटे बिठाया गया, सोनिया जी को बुलाया गया। तो एक डरा हुआ राजा इस देश में नहीं रहना चाहिए। यह संकल्प भी हम सब लेके जाएं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।
मैं यहाँ से जो नाम घोषित करता हूँ उन साथियों को विनती है कि वो आ जाएं और स्टेज के ऊपर रहें। उत्तर प्रदेश से सुशील पासी, वीरेंद्र चौधरी जी, जम्मू कश्मीर से रविंदर शर्मा जी, और अभी मैं विनती करता हूँ युवा नेता जिन्होंने कोरोना में इतना अच्छा काम किया कि सोशल मीडिया में उसको ऑक्सीजन मैन का नाम दिया गया, मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भाई श्रीनिवास से विनती करता हूं कि आइए और संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। 85 महाधिवेशन में मेरे को बोलने को मौका दिया। मैं सभी वरिष्ठ नेता, सम्मानित मंच, एआईसीसी मेंबर, पीसीसी डेलीगेट, सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ साथ में जो निर्णय लिया है 50% युवा लोगों को, हर वर्ग लोगों को मौका देने का इस महाधिवेशन में आप लोग ने निर्णय लिया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ साथ में मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे को उनके साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्री बन के जाने का मौका दिया, और 120 लोगों के साथ जो कन्याकुमारी में यात्रा स्टार्ट हुआ, जो कश्मीर पहुंचते पहुंचते लाखों लोग यात्रा को और राहुल गांधी जी को समर्थन दिया। क्यों? जो सबसे ज्यादा इस देश में पहले 45 साल में पहली बार जो बड़ी लेवल में जो बेरोजगारी, जो महंगाई, जो 2014 में इन लोग ने बोलता था महंगाई को डयन बना के बिठाया। मैं कहना चाहता हूं उसी महंगाई डयन को आप लोग डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया बीजेपी वाले ने। और नफरत और हिंसा इस देश में कहीं भी जाइए, कोई भी अखबार निकाल के देखिए, फ्रंट पेज में जो एक वर्ग को लेके उनके साथ हिंसा करने का काम किया, और देश में मैसेज देने का काम राहुल गांधी जी ने नफरत और हिंसा, और जो नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने का काम कोई नेता किया है वो राहुल गांधी जी। इतने बात इन लोग ने बोलता है, तुम लोग 100 किलोमीटर चल के दिखाओ, 200 किलोमीटर दिखाओ चल के, बाद में आपका बात सुनेंगे। राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी आरएस नेता जल रहे थे, अंदर से जलाओ, जितना जलता था आप सोच नहीं सकते। ये लोग ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा बदलना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जगह में बेटी जलाओ बुलडोजर चलाओ। मैं कहना चाहता हूं आप बुलडोजर चलाने का शौक है, जो इस देश में बेरोजगारी है उसके ऊपर चलो, हम सभी कार्यकर्ता आपके साथ खड़े होते हैं। जो महंगाई के ऊपर बुलडोजर चलाओ, नफरत और हिंसा के ऊपर बुलडोजर चलाओ, हम सब लोग खड़े होते हैं। ये देश का आजाद के लिए जो खून त्याग बलिदान जो कांग्रेस कार्यकर्ता ने दिया है, जो ऐसा परिवार है जो त्याग का परिवार है, उनके बारे में बोलते हैं शर्म आना चाहिए। किस तरीके के जो पार्लियामेंट में जो शब्द आपको शोभा नहीं देगा पीएम साहब, वो सत्संग का सभा नहीं है, जगह नहीं है, वो आरएसएस का जो ये कचहरी नहीं है जो कुछ भी बोल दे। जेपीसी मांग किया था, अडानी के साथ आप लोग गए ना गए वो बताओ, उनका फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचाया, उसके बारे में बोलो। क्यों नहीं मूल नहीं खोल रहा है? जो आपने राज किया नहीं किया हम नहीं जानते, ये काम तो किया, दोस्ती निभाने का काम ये किया है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं फकीर आदमी हूं जो उनके बात याद करा रहा हूं। फकीर आदमी हूं, झोला लेके आया हूं, झोला लेके चले जाता हूं। आप बिल्कुल तैयार रहना, इस देश का युवा झोला देने के लिए तैयार है। झोला लेके कहा जाना, नीरव मोदी के साथ जाना, मेहुल चोकसी के साथ जाना, किसके साथ जाना तय करना है। मेरे कुछ बार बार बल बजा रहे हैं, मैं लास्ट एक शायरी के साथ मेरा बात को विराम दे रहा हूं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक कर संभलते क्यों है, लोग हर मोड़ पे रुक रुक कर संभलते क्यों है,
इतना डर है तो घर से निकलते क्यों है? इतना डर है तो घर से निकलते क्यों है? ना दिया हूं, ना जुगनू, ना तारा हूं, फिर भी सारे आरएसएस बीजेपी वाले राहुल गांधी जी के नाम से जलते क्यों है? अब मैं गुजारिश करूंगा सुशील पासी जी उत्तर प्रदेश से आए और अपनी बात रखें, और मैं गुजारिश करूंगा रजनी कुमार मोहंती उड़ीसा से वो स्टेज पे आ जाए और मुकुल जी के पास अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें। मैं विनती करूंगा सुशील पासी जी उत्तर प्रदेश, आ जाओ भैया। भाई तू आ जा अभी। मैं अभिषेक दत्त जी से विनती करता हूं तब तक सुशील जी आ जाएंगे कि वो अपनी बात रखें। अभिषेक दत्त। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हम सब की प्रेरणा सूत्र, त्याग की मूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी जी, ब्लॉक कांग्रेस से शुरुआत कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी, हम सभी युवाओं को आखिरी सीट से मंच पर लेकर आने वाले राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका गांधी जी, सम्मानित मंच, सामने उपस्थित कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य, मुझसे पहले कहीं वक्ताओं ने भारत जोड़ो की बात करी। मैं हैरान होता हूं, भारतीय जनता पार्टी को